हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस पेपर या मॉडल पेपर जो कह लीजिए सॉल्व करेंगे। पूरे 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन है और बच्चों की लगातार शिकायत आ रही थी कि आपको साथ में हिंदी मीडियम और इंग्लिश में दोनों साथ में चाहिए मॉडल पेपर या गेस पेपर। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके लिए तैयार करके मैं लेकर आया हूँ। देखिए किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ऐसा रहेगा और साथ में आपको और मैं क्वेश्चन दिखा दूँ कि दोनों मीडियम में यहाँ पे उपलब्ध हैं। देखिए ठीक है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन दिखाऊं आप सभी को मैं। बच्चे लगातार पूछते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। ठीक है, देखिए हिंदी के क्वेश्चन अलग हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन अलग हैं, लैंग्वेज में भी 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैथ्स देखिए, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, और बाकी मैथ्स के क्वेश्चन भी उसी प्रकार लैंग्वेज और आपकी बात करें मेंटल एबिलिटी, सभी क्वेश्चन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों पर लेके आए हैं। तो आप सभी को लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और नए नए क्वेश्चन है। आप सभी को देखिएगा, बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली। कुछ इसी प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया कि आपको कैसे प्रश्न मिलने वाले हैं। आप सभी एक्साइटेड होंगे सॉल्व करने के लिए, तो आप सभी को अच्छे से सॉल्व करना है। स्टार्टिंग से जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया आपको आंसर लिख देना है। मैथ्स के क्वेश्चन रहे किसी के भी, आपको सॉल्व करके आंसर बताते हुए चलना है। ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। हम क्या करेंगे, मेंटल एबिलिटी के जो भी इंस्ट्रक्शन रहेंगे, ठीक है, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगा। इसके बाद मैथ्स की बात करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ठीक है, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब कुछ बीच में मैं बताता रहूंगा आप सभी को। और हिंदी की बात करें, हिंदी के क्वेश्चन अलग होंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन अलग होंगे लैंग्वेज में। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया गया है, बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। हमने एनालाइज किया पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ में आगे फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, उसी हिसाब से हार्ड और सिंपल क्वेश्चन मिला के हम आपके लिए लेकर आए। ठीक है, स्टार्ट करें। आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन है, जरूरी इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले आकर। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला खंड। जैसे मेंटल एबिलिटी में टोटल 10 सेक्शन आते हैं, हम सभी को पता है। ठीक है, टोटल कितने? 10। देखिए टोटल 10 में से पहला खंड जो होगा, पहला भाग होगा, इसमें क्या लिखा है? 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दिए हुए हैं, वही लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैं आपको ऑड मैन आउट जो है ना, समझ गए आप? हाँ वही है। तो 4 चित्र जो है उसमें 3 चित्र क्या किसी एक विधि समान है, जबकि चौथा भिन्न है। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है हैज बीन गिवन इन द ईच क्वेश्चन ऑफ द 4 फिगर 3 फिगर आर सिमिलर इन द सेम वे। क्या है? सम वे, मतलब किसी न किसी तरीके से समान है और 1 इज डिफरेंट। तो वही आपको ऑड बताना है। 3 किसी न किसी पे समान है और चौथा अलग है, वही आपको पहचानना है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए आपकी बारी आ चुकी है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे अलग कौन सा है? ऑड मैन आउट बताना आपको। सबसे अलग कौन सा? देखिए ये लाइन से मिलकर बना है, ये लाइन से, ये भी लाइन से मिलकर बना है, ये भी लाइन से मिलकर बना है। देखिए स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, और क्या है? हेक्सागन। किससे मिलकर बना है? लाइन से, जबकि ये जो अपना सर्कल है लाइन से मिलकर नहीं बना, इसलिए सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें मुझे बताइए सबसे अलग कौन सा लग रहा है? ये तो आप आकृति के हिसाब से ही बता सकते हैं। देखिए लाइन देखिए, ये तो अंदर समान है। ठीक है, ये लाइन देखिए, सब लाइनें बराबर हैं, बाहर इसमें बराबर, इसमें बराबर, बाकी इसमें भी बराबर और इसमें भी बराबर है। ठीक है, इसमें भी बराबर है। अब देखें हम तो इसमें अंतर क्या है? देखिए इसमें ये लाइन तो है, लेकिन ये छोटी छोटी लाइन भी है। ठीक है, बाकी सब में क्या है? लाइनें बराबर हैं तीनों में। तो ऑप्शन ए अपना सही है, क्योंकि इस लाइन इसमें बीच में छोटी भी है। अब इसमें मुझे बताइए, देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के इस भाग से, जो इस भाग से सबसे जिसमें बड़ी लाइन है, ठीक है, इस भाग से यहाँ पे क्या है? जो लाइन खींची गई है। इसमें भी देखिए यहाँ से लाइन खींची गई है, इसमें भी देखिए यहाँ से लाइन खींची, लेकिन इसमें देखिए यहाँ कोने से, मतलब जो कॉर्नर है वहां से खींची गई, इसलिए सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। दो सर्कल हैं, वो बराबर हैं। ऑप्शन बी में एक सर्कल क्या है? छोटा है, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए जब सिमिलर फिगर के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन निर्देश लिखे होंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए देखें, प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर क्या है? उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्रों के समरूप चित्र को चुना, मतलब समान चित्र को चुनना है और OMR शीट में आपको गोला क्या करना है? फिल करना है। चाहे आप ब्लैक पेन से करेंगे, ब्लू पेन से, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं ब्लैक पेन
लेके जाइए, ठीक है, ब्लैक बॉल पेन। अब इसमें सेम उसी प्रकार से देखें तो इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर एंड डार्कन द सर्कल। तो वही लिखा हुआ है कि जो सेम टू सेम है उसी की तरह हमको चुनना है। तो ये तो सिमिलर फिगर के क्वेश्चन है, मतलब यहां से देखिए और वहां आंसर बता दीजिए, सिंपल सा है ना। यहां देखिए क्या अंतर है बताइए, स्टार्ट करें। यहां देखिए केवल आंख में पॉइंट है और यहां देखिए बड़े बड़े आंख बने हैं, तो इसको काट दीजिए, सेम नहीं है। अब अपने पास कौन सा ऑप्शन नंबर 2 आ गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें क्या अलग है देखिए, पहले जो गलत हो रहा है सी को देखिए, सी में क्या अलग है, इसकी आंख ज्यादा ही बड़ी है, देखिए इसको भी काट दीजिए। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब देखिए इस साइड ऐसा निकला हुआ है, ठीक है, इस साइड, लेकिन इसमें क्या है, इस साइड है, तो इसको भी काटिए। समान कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, सेम टू सेम है, ठीक है। अब इसमें बताइए सेम टू सेम कौन सा है, इसको तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप कंफ्यूज होंगे बी और डी में, लेकिन डी का डायरेक्शन अलग है और बी का डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, इसलिए अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़िए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है आप सभी का। ऊपर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कहां दिख रहा है, यहां नहीं है, इसको काटिए, इसमें भी नहीं, इसको भी काटिए, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें अगला बताइए, इसमें कौन सा सिमिलर फिगर दिख रहा है, सेम टू सेम, जो यहां पे आपको कलर फील दिख रहा हो, कलर फील हमको यहां पे दिख रहा है, कलर भरा हुआ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए तीसरा जो भाग आएगा, तीसरा सेक्शन आएगा मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत, तो क्या रहेगा, इसमें पढ़िए, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है जिसकी एक भाग लुप्त है, यानी पैटर्न को कंप्लीट करना है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी डी पर गौर करें और उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ। और इसमें डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता, जैसा डायरेक्शन है वहीं वैसा ही ना, बिना डायरेक्शन चेंज किए, जैसा जो डायग्राम रखा हुआ उसको ऐसा ही रखना है आपको, ऐसा नहीं कि घुमा सके, ठीक है, वही लिखा हुआ है। फाइंड आउट द आंसर फिगर विच इज विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन फिट इन द मिसिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिगर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द पैटर्न इन क्वेश्चन फिगर। तो कुल मिला के आपको यह समझना है कि ये पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, इसी सीक्वेंस से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब कंप्लीट कीजिए। मैंने आपको कल पढ़ाया ना, देखिए इसमें क्या है, ये दोनों भाग समान है, तो देखिए इसमें क्या है, इस जो अपना स्क्वायर इसको फिल नहीं किया गया, यहाँ नीचे किया गया, तो इसमें भी किया जाएगा। कुल मिला के बात ये होगी कि यहाँ पे जिसको फिल किया होगा वही अपना आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे फिल कितने में किया गया है देखिए, केवल 2 ऑप्शन में किया गया है। पहले तो बी को काट दीजिए और डी को काट दीजिए, दोनों हो ही नहीं सकते। अब हो सकते हैं जो ऐसी लाइन हो यहाँ पे फिल किया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बस हो सकता है, इसका डायरेक्शन उल्टा है मतलब, तो ऑप्शन नंबर ए अपना डायरेक्ट करेक्ट है। ऐसा काटिए तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें सिंपल सा है, इसको कंप्लीट कीजिए, इसके बाद ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए और ऐसा, कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। बस ऐसे ही करते जाइए। देखिए 30 मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले। 30 मॉक टेस्ट में आपको बहुत अच्छे ढंग से नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपकी रैंकिंग आएगी कि आप कितने पानी में कितनी तैयारी, कितनी मेहनत की, मतलब 500 बच्चे 1000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी रैंक क्या है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपको इसमें जितने चाहे अटेम्प्ट दे सकते हैं, जो पहला अटेम्प्ट होगा आपकी रैंकिंग डिसाइड करेगा, बाकी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइमली टेस्ट होंगे, टाइमली टेस्ट यानी 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम भी 2 घंटे का होता है, तो हम भी आपको 2 ही घंटे का समय देंगे। सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन आएंगे, रैंकिंग होगी, आपको जैसे बताया आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और जो आप मेन एग्जाम में जो टेस्ट देने जा रहे हैं, समझिए एग्जाम से पहले ही आपके एग्जाम है, ठीक है। तो आप 30 मॉक टेस्ट की सीरीज में इनरोल कर ली। इसमें आपको देखिए 30 मॉक टेस्ट यानी आपको 2400 क्वेश्चन मिल जाएंगे और 50 मॉडल पेपर में आपको 4000 क्वेश्चन, क्योंकि एक मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। इसमें आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ए बी सी डी जो भी टिक लगाएंगे, इसका देखिए आंसर की भी मिल जाएगी। इसको आंसर की के बाद पूरे जितने भी मॉडल पेपर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, मॉक टेस्ट भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, ठीक है। उसमें वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध है कि जितने भी, अब जो भी गलत है, जैसे आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 गलत हो गए तो 5 के केवल सॉल्यूशन देखिए, आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि पूरे 80 क्वेश्चन के आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। और अलग अलग, जैसे लैंग्वेज का सॉल्यूशन अलग बताया गया है, एक मॉडल पेपर का, मैथ्स का अलग बताया गया है और मेंटल एबिलिटी का अलग, बहुत ही अच्छे से आप सभी के लिए तैयार किए गए हैं। मॉडल पेपर पूरे सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन है और बच्चों का जो रिस्पांस है, बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से होती है। तो मॉडल पेपर 50 मॉडल पेपर और 30 मॉक टेस्ट में जरूर इनरोल करके अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करें। अब इसमें देखिए, इसको तो पहले काट दीजिए, क्योंकि देखिए कहीं पे भी कलर फिल नहीं दिख रहा है हमको, तो जो भी होगा स्क्वायर ऐसा कंप्लीट होगा, इस कोने में ऐसा रहेगा, इस कोने में डिब्बा दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी। और बाकी देखिए कंप्लीट करके हम इसको कंप्लीट भी करें, मान के चलिए, देखिए ऐसा किए, ऐसा किया और ऐसा, सॉरी 20 से इसमें नहीं आएगा, ठीक है।
अच्छा ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ अंदर नहीं जाना है। अब इसमें देखें, इसमें भी सिंपल है, इस साइड अपन को लाना है। ये जो होगा देखिए, ये इसको फिल नहीं किया गया है, क्या सर्कल को फिल नहीं किया गया है, इसमें किया गया, इसको काटिए, इसको किया, काटिए। अब इस साइड लाना है हमको, ठीक है, किस साइड आना है, इस साइड। तो कैसे आएंगे बताइए, ठीक है, ऐसा। तो इस साइड हमको केवल ऑप्शन नंबर डी ही लग रहा है जो इस तरीके का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब यहाँ टच करना है आपको, मैं बस बता रहा हूँ कि ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसको उठा के लाएंगे तो इधर हो जाएगा, हमको तो ऐसा चाहिए ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। अब देखिए चौथा भाग आ गया, इसमें क्या करना है आपको, श्रेणी क्रम, यानी इस सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए इसको पढ़िए, आप सभी के लिए जरूरी, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, कुछ इसी तरीके से निर्देश आपके रहेंगे। क्वेश्चन का नंबर भी सेम रहेगा, सीक्वेंस भी सेम रहेगा, तो आप सभी इसको अच्छे से समझते हुए चलिए, ठीक है। कुल मिला के किसके क्वेश्चन है ये, सीरीज, फिगर सीरीज कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीट करना फिगर सीरीज को। अब देखिए फिगर सीरीज में क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे श्रृंखला चली जा रही है, या फिर हो सकता है आपका ABCD, ठीक है, या फिर कोई एक लाइन हो, फिर एक लाइन से 2 लाइन हो गई हो, फिर एक लाइन से 3 लाइन हो गई हो, फिर लास्ट में ऐसा बन गया, ठीक है। तो उसी तरीके के, तो देखिए यहाँ क्या हुआ, एक लाइन, यहाँ 2 लाइन हो गई, तो 1 2 3 हो गई। अब इसको कंप्लीट कीजिए, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। बस इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 3 के बाद 9 है, मतलब 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, 27 को 3 से गुणा किया तो 27 दिया, कितना हो गया 81। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बस ऐसे ही श्रृंखला पूरी होती जाएगी और आपका आंसर आते जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताइए, इसमें क्या आंसर आएगा आप सभी का, बताइए इसमें क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन, तो यहाँ से एक और लाइन आ जाएगी क्योंकि पहले ये लाइन आई, फिर ऐसा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है, ठीक है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कोई थोड़ी होगा आंसर, नहीं होगा ना, देखिए हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें देखें 16 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें बताइए, पहले क्या है, सर्कल है, सर्कल के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर फिर सर्कल आ गया, तो सर्कल के ऊपर फिर स्क्वायर आएगा। पहले सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, उसका फिर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। पहले सर्कल फिर स्क्वायर, ठीक है, फिर सर्कल फिर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप सभी का। देखिए बाकी इसमें देखिए सर्कल है, स्क्वायर, फिर लगातार 2 नहीं, ये अपना आंसर है, सर्कल स्क्वायर सर्कल, ठीक है। अब इसमें देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, 17 से 20 में, ये दूसरे सेट में दूसरा चित्र गायब है, दूसरे सेट में दूसरा चित्र गायब, प्रत्येक सेट में 2 चित्रों में एक निश्चित संबंध है, एनालॉजिक क्वेश्चन है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे खाली जगह पर बिठाया जा सके। कुल मिला के एनालॉजी मतलब जो पहला चित्र होगा उसका दूसरे चित्र से जो रिलेशनशिप होगा वही तीसरे चित्र का चौथे चित्र, चौथा चित्र दिया नहीं होगा, हमको खुद गेस करना है, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए पहले चित्र का दूसरे चित्र से क्या संबंध है, यहाँ बैडमिंटन है, चिड़िया, मतलब खेलते हैं ना हम बैडमिंटन, ठीक है। और देखिए बैट है, तो बैट का संबंध किससे होगा, जैसे इस प्रकार जिससे खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन के साथ आप यही तो खेलते हैं ना, ठीक है। तो अब बैट के साथ क्या है, बॉल, ऑप्शन नंबर सी। फुटबॉल थोड़ी खेलते हैं बैट के साथ, नहीं ना। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, अब यहाँ बर्फी शेप है, ऊपर को क्या है, फिल कर दिया गया लाइन से, तो यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है, तो ऊपर को इसको भी फिल कर दिया जाएगा लाइन से, ऑप्शन नंबर बी। ऊपर किया गया, नीचे किया जाता तो नीचे किया जाता, यहाँ भी ऊपर है तो जो अपना रेक्टेंगल है उसको भी ऊपर किया जाएगा। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल, इसके बाद ट्रायंगल को क्या किया गया, उल्टा करके रख दिया गया है। उसी प्रकार से क्या है, पेंटागन है, पेंटागन को आप उल्टा करके रख दीजिए। अच्छा ऐसा नहीं होगा, पेंटागन हुआ, अच्छा ये यहां से होगा ना, ऐसा कुछ, हाँ ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप सभी का, ऑप्शन नंबर सी, पेंटागन, उल्टा करके उसको रख दीजिए। अब देखें इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी जो संबंध है, तो यहाँ क्या हुआ है जान रहे हैं, सादृश्यता यानी एनालॉजी का क्वेश्चन तो है, लेकिन यहाँ क्या मिरर रख दिया गया है, मिरर रखेंगे तो ये सामने आ जाएगा। अब सेम टू सेम यहाँ भी मिरर रख दीजिए, तो ये वाला जो सीधी लाइन है सामने की तरफ आ जाएगी, तो सीधी सामने की तरफ केवल एक ही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको नए मिलते रहेंगे। अब देखिए ज्यामिति चित्र, बात है क्या है, जियोमेट्रिकल फिगर, तो जियोमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना बताया था। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके स्क्वायर से संबंधित, तो स्क्वायर से संबंधित ही क्वेश्चन होंगे। जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना है आपको, आप सभी को ये निर्देश अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कंप्लीट कीजिए, तो इसको कंप्लीट करें हम, चलिए करते हैं। अब बताइए इसका आंसर कौन सा होगा,
मतलब ये लाइन को आप थोड़ी पतली ले लीजिए, देखिए ऐसा कीजिए, ये यहाँ से, ठीक है। इसमें केवल आप समझिए सीधी लाइन का खेल है, एकदम सीधी लाइन का, ठीक है। तो देखिए सीधी लाइन, ये देखिए यहाँ पे बीच में ऐसा कर दिया, इसको काटिए, यहाँ पे ऐसा कर दिया, इसको काटिए, ठीक है। और यहाँ पे ये सीधी लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर दिया, इसको काटिए। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है, ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। अब इसमें देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको कंप्लीट कीजिए। इतना अपना आंसर होगा। अब इसको ला के बताइए कौन सा है। ये देखिए नीचे की ओर आ गया, जबकि इसमें ऊपर की ओर, इसको काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, बी हो सकता है, लेकिन सी पे रुकिए, सी तो नहीं होगा। डी तो और कर्व ले लिया है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। देखिए सेम टू सेम दिख रहा है आप सभी को। 23 नंबर का क्वेश्चन देखें, अब इसको भी कंप्लीट कीजिए, स्क्वायर बनाइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो रहा है। ये तो सिंपल सा दिख रहा है हमारा, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए होगा, ठीक है। डायरेक्ट दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप चेक करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम 24 पे आते हैं। फिर से आपको कंप्लीट करना है तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ साइड से इसको कंप्लीट करते चलिए, ठीक है। कंप्लीट कीजिए, इसको ऐसा कीजिए, यहाँ से ऐसा। अब अपने पास कितने ऑप्शन बताइए। अब इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? देखिए इसका कोना जो क्या हो रहा है, मिडिल तक आ रहा है, जबकि इसका कोना क्या है, नीचे तक। इसको पहले काटिए, गलत हो गया। अब दूसरे चित्र की बात करें, हाँ ऑप्शन बी हो सकता है। इसको हमको क्या करना है, पेंडिंग में रखना है, ठीक है। इसको लास्ट में और चेक करेंगे। अब देखें ऑप्शन नंबर सी चेक करें, तो जब सी चेक करें तो देखिए यहां से लाइन क्या है, मुड़ी हुई है, जबकि यहां से लाइन सीधी है, तो इसको काट दीजिए, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचे हैं, बी और डी। डी को देखें, जब यहां नीचे सीधी लाइन आई है, तो यहां देखिए लाइन क्या है, कर्व, मतलब सीधी नहीं है वो, तो कौन सा हो जाएगा? इसको भी गलत कर दीजिए। तो अपना आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए अब आगे बढ़ें। अब देखिए जो 25 से 28 तक के जो क्वेश्चन आएंगे वो किससे संबंधित होंगे? दर्पण यानी मिरर इमेज, ठीक है। किससे संबंधित है? मिरर इमेज के क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज के क्वेश्चन में आप सभी को दिक्कत आती है क्या? अब कुछ नहीं आने वाली, ऐसी क्वेश्चन आपके लिए लगातार आते रहेंगे, शुरू से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। अब इसमें देखिए मिरर कहां रखा हुआ है, सबसे पहले आपको देखना है यहां, तो y पहले आ जाएगा। y पहले कितने डायग्राम में आपको दिख रहा है, कितने में? y केवल 2 में दिख रहा है, तो ये दोनों को गलत कीजिए। केवल आंसर हो सकते हैं जिसमें y पहले हो। अब देखिए अब y पहले है। अब e देखिए, e सीधा बना हुआ है, तो ये जो मिरर इधर सामने है, तो सामने की तरफ उसका जो देखिए जो खुला वाला पार्ट है वो सामने की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो खुला वाला जो पार्ट है वो सामने, देखिए इसको तो मोड़ा ही नहीं, ई तो ऐसा ही आ गया, जबकि ई को मिरर के सामने अगर इधर रखा जाए तो ऐसा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऐसा नहीं, मतलब अगर मिरर के सामने रख दिया जाए और बताना आपको तो ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल सही है, क्योंकि मिरर यहां है तो इसके सामने साइड जो है खुला हुआ पार्ट आना चाहिए, ठीक है। देखिए आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर कुछ टॉपिक में दिक्कत आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आ रहा, परसेंटेज नहीं आ रहा, अगर आपको केवल और केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो तो आप अर्जुन बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा उसको समझिए, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, चैप्टर के टेस्ट दीजिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। लेकिन अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, लास्ट समय में हमने पढ़ रखा है, सब कुछ समझ आता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम हॉल में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो आपको उसके लिए 30 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। याद रखिएगा 30 मॉडल पेपर नहीं, 30 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल पेपर। उसी प्रकार आप नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करें 2024 के लिए, तो नवोदय अल्फा, कौन सा? नवोदय अल्फा बैच है हमारा। इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से बेसिक से जीरो से तैयारी कराई जा रही है बच्चों की। क्या होता है, मतलब कुछ सब बच्चे पहले से ज्वाइन करते हैं, उनको फायदा ये होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो जाएंगे, जो हार्ड वाले हैं वो भी आप समय दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, मॉडल पेपर, पूरा टाइम रहेगा, आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो बच्चे अभी क्लास 3rd में 4th में है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, जीरो से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ सिखाया जाएगा, तो आप अभी से इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। उसी प्रकार से देखिए आप सैनिक अल्फा बैच, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी करें, ठीक है, उनके लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। बहुत ही अच्छा बच्चों का रिस्पांस रहा और इस बार का बच्चों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और नेक्स्ट ईयर की जो तैयारी करें उनके लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच है। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो 6260388361 पर आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं कूपन कोड दे देता हूं, अल्फा 10 ALPHA10 अल्फा 10 कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद
द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है, उसमें सभी कोर्सेज दिख जाएंगे, जिसको आपको जरूरत हो उस कोर्स को इनरोल करें उसमें आप और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन करें या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नए नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको लास्ट समय में प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ ज्वाइन हो जाए आप सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर वगैरह आपको मिल जाएंगे। आप अपने डाउट भी भेज सकते हैं वहाँ, उससे रिलेटेड अगर बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए तो हम उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाकर समझा देंगे। चलिए, मिरर इमेज का ही क्वेश्चन है। तो मिरर देखिए इस बार नीचे रखा हुआ है, कहाँ है मिरर? नीचे। जब मिरर नीचे है तो क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा अपना आंसर आ रहा है बताइए? ये जो पार्ट है ऐसा ऊपर की ओर चला जाएगा ना, तो अपना आंसर कौन सा होगा? इसी साइड हो जाएगा, ऊपर की साइड। और ये वाला क्या है, उसके नीचे की साइड, मतलब इतना डिस्टेंस होगा और नीचे की साइड। तो कौन सा आंसर है अपना? ऑप्शन नंबर डी। और किसी में दिख रहा है क्या? ये नीचे की साइड, ये ऊपर, ठीक है, ये नीचे आना चाहिए, तो ये नीचे कहीं आया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना? डी। अब इसमें देखें 27 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये मिरर रखा हुआ है और इसके सामने कोने में क्या है, जस्ट बगल में है, तो जब ऐसा घुमाया जाएगा तो सामने की ओर यहाँ पे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। केवल एक ही ऑप्शन में आया तो सीधा ऑप्शन सी सही है। अब इसमें देखिए मिरर यहाँ रखा हुआ है, तो मिरर के जस्ट सामने देखिए ब्लैक यहाँ कलर किया हुआ है, तो इधर जब घुमाया जाएगा तो सबसे सामने आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, इसी तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अब इसको बताइए, प्रश्न संख्या किससे बात हो रही है? 29 से 32, यानी कि 29 से 32 तक कागज या पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग और पेपर अनफोल्डिंग आपके लिए सबसे ज्यादा हार्ड लगता है आप सभी को। अब सिंपल लगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, नया लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? पेपर कटिंग। ठीक है, अब देखिए, अब इसको देखिए क्या है, स्क्वायर शेप में अपना पेपर था, 20 से मोड़ दिया गया, फिर ऐसा मोड़ दिया, 4 बराबर भागों में बट गया। तो अब क्या हुआ, देखिए प्लस प्लस दो तरफ है, तो नीचे आएंगे तो यहाँ भी प्लस प्लस हो जाएगा, इधर भी प्लस प्लस और यहाँ भी प्लस प्लस। ठीक है, जो चीज है एक जगह वो चारों, क्योंकि 4 बराबर भागों में बट गया, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें देखिए स्क्वायर शेप में पेपर 20 से मोड़ दिया गया, फिर मोड़ दिया गया, तो जो चीज यहाँ होगी वो क्या, चारों तरफ हो जाएगी। जब इसको घुमाया जाएगा तो यहाँ कंप्लीट होगा, फिर ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा ऊपर से ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा और ऐसा, तो 4 ठो बीच में सर्कल आ जाएंगे, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बीच में स्क्वायर क्यों आएगा? स्क्वायर शेप में कुछ कटा ही नहीं है, तो क्या आएगा? अपना सर्कल होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, अब क्या है, स्क्वायर ही है लेकिन क्या है, कोने से मोड़ा गया। कहां से मोड़ा गया है? कोने से मोड़ दिया गया। कोने से मोड़ने के बाद फिर ऐसे ये भी 4 बराबर भागों में बट गया, तो एक चीज जो यहाँ है वो चारों तरफ हो जाएगी। ठीक है, एक तो एक चारों तरफ हो जाएगी और एक देखिए ऐसा गोला, फिर इधर ऐसा करके कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ये तो ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपना? ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें बीच में अपना सर्कल रहेगा, चारों तरफ ऐसा बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो कौन सा सही है अपना? ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें देखिए, इसमें भी स्क्वायर है, स्क्वायर को फिर से 20 से मोड़ा गया, फिर ऐसा मोड़ा, 4 बराबर भाग बट गए। 4 बराबर भाग मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखिए ऐसा, जब इसको 20 से मोड़ा गया तो 4 बराबर भागों में बटा, जो चीज यहाँ होगी वो चीज यहाँ भी हो जाएगी, और चीज यहाँ भी हो जाएगी, और चीज यहाँ भी हो जाएगी। तो कौन सा सही है आप सभी का? जहां पे आपका ऐसा बना हुआ तो रहेगा ही, तो यहाँ नहीं बना, उसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, 32 क्वेश्चन कर लिए। चलिए अब क्या है, इसको पढ़िए 33 से 36 तक। इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है ना। मैं आपको बता देता हूं किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपके बताइए किस टॉपिक से? चलिए बताइए। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेस विजुअलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसको कंप्लीट करके मुझे बताइए। चलिए, इसको स्पेस विजुअलाइजेशन में आकृति का निर्माण करना है जोड़ के। ठीक है, 1 2 3 4 है अपने पास, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो सकता है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ आपको दिख रहा है, और जो ये वाला पार्ट है इसको घुमा के लगा दिया गया, ऊपर से घुमा के नहीं, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ सीधा। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है सबसे ज़्यादा, और ये दो चीज़ आपके पास ये है। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन यही सही लग रहा है। बाकी देखिए, बाकी इसके लायक नहीं है कोई भी। आप फिट करके अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल बताइए, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा आंसर सही हो रहा है? इसमें तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है, देखिए 1। ठीक है, ये इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर हो गया। अब ये जो 2 बचे हुए हैं ये देखिए, ये हो गए अपने कंप्लीट। हो गया ना कंप्लीट, तो कौन सा आंसर है अपना? सी। अब इसमें देखें, आप ये भी देखिए सिंपल सा है। देखिए पहले ये वाला छोटा जो लाइन है उससे इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अब बड़ी वाली लाइन नीचे खींचिए,
जो छोटी वाली लाइन है वो यहाँ तक खींचे और जो ये छोटी लाइन बच गई उससे ऐसा कंप्लीट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इससे कंप्लीट करके मुझे बताइए पहला वाला, इसमें दो ही ऑप्शन आ सकते हैं, पहला वाला ए आएगा या फिर सी आएगा, बताइए ए आएगा या सी आएगा। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे केवल सब कुछ एक जगह खुला दे दिया गया है। ठीक है, दो ऑप्शन है, ऐसा आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, 1 2 3 है, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। ठीक है, अब इसको पढ़िए आप, एम्बेडेड फिगर यानी समाहित आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? समाहित आकृति। ठीक है, ठीक है, अब बताइए इसमें पढ़ लिया इंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसमें आपको ढूंढना है कि ये जो पार्ट है, देखिए 4 चित्र आकृति आपके सामने है, तो ये जो ये चारों आकृतियों में से कहां छिपा हुआ है बता सकते हैं? देखिए जब ऑप्शन ए की बात करें तो इसका साइज देखिए आप, और इसका साइज छोटा लग रहा है ना, यहां से पहला कट गया ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन देखिए तो पतला लग रहा है, इसको भी काट दिया। ऑप्शन डी हो ही नहीं सकता क्योंकि देखिए यहां पे क्या है, तीर का निशान भी है, तो कौन सा बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर सी। केवल इतना ही दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। ठीक है, अब इसमें देखिए सीधी लाइन, जहां पे सीधी लाइन दिख रही हो आपका आंसर है। सीधी लाइन केवल एक ही जगह दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तो अपना डी बिल्कुल सही हो गया। अब देखें इसको कंप्लीट कीजिए। सीधी लाइन फिर से जहां पे दिख रही हो, तो ये देखिए ऐसा ऐसा। ठीक है, इसको मैंने जल्दी में करके दिखा दिया आपको ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब इसमें देखिए, इसको कंप्लीट करके मुझे बताइए कि इसमें कौन सा आंसर आ सकता है? चारों में से कहां छुपी हुई आकृति? चारों आकृतियों में से इस, बताइए कहां पे दिख रही है आपको ऐसा? खोजें, चलिए खोजते हैं, आप सभी बोल रहे हैं तो। ये देखिए यहाँ ऐसा स्टार्ट किया, ऐसा स्टार्ट किया, ऐसा, यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, ऑप्शन नंबर डी। इसको अच्छे से कर देता हूँ नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो पूरा नहीं है बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए मेंटल एबिलिटी के पूरे क्वेश्चन कर लिए हमने। चलिए अब बारी किसकी? मैथ्स की बारी आ गई। मैथ्स की, मैथ्स स्टार्ट करें। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चों के लिए हैं, तो यहाँ निर्देश आपको जो भी पढ़ने पढ़ लीजिए। वही चित्र लिखे हुए हैं, क्या लिखे? प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ए बी सी डी क्रम में दिया गया है। इसमें से केवल एक ही उत्तर सही है, तो ये तो हमेशा होता है एक ही उत्तर सही है, नॉर्मल है, आपको पढ़ लेना है इसको। अब देखिए आगे संख्या क्या है? 6 4 5 4 7 4। ठीक है, क्या है? 6 4 5 4 7 4 में अंक 4 के स्थानीय मूल्यों का, स्थानीय मूल्य देखिए, स्थानीय मूल्य और एक क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसी भी प्लेस में रहे उसकी वैल्यू वही होती है, और अपना क्या होगा? स्थानीय मूल्य। तो देखिए 4 का स्थानीय मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। ये वाले 4 का, तो इसके बाद कितने अंक है? इसके बाद 2 अंक है, मतलब 400। ठीक है, अब देखिए फिर 4 कहाँ पे आया? 4 जितने जगह है उतने के स्थानीय मूल्यों का योग बताया, तो यहाँ पे 4 आया। उसके बाद 1 2 3 4 अंक है, 1 2 3 और 4, तो तीनों का योग पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 40,000, 400 और 4 को जोड़ दीजिए, तो यह 4 आ जाएगा, 0 4, यहाँ पे आ जाएगा 40। 40,404 कहाँ दिख रहा है? क्या एक आधा ऑप्शन में आप सभी को 40,404 नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, कहाँ है 40,404? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए नहीं, 404 भी है ना, तो 40,404 का है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर? अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंक 5 9 2 0 6 से बनती है, जिसमें अंक दोबारा ना आए, उसका अंतर। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाई द डिजिट 59206 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब किसी भी डिजिट को आपको रिपीट नहीं करना है और सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या देखें पहले, सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती? सबसे बड़ी संख्या जब आपको बनाने हैं तो सबसे बड़े अंक को आप पहले लिखिए 9, इसके बाद उससे छोटा सबसे, ठीक है, सबसे मतलब उसको लिख लीजिए आप घटते क्रम में। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या बनाना है तो 0 पहले नहीं होगा, याद रखिए 0 पहले नहीं होगा। 0 को आप फर्स्ट प्लेस में नहीं रख सकते, छोटी संख्या बनाए उसको सेकंड प्लेस में आप रख सकते हैं अगर 0 है तो। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 0 के बाद कौन सी है? 2 है, तो 0 को सेकंड प्लेस में रखिए। अब छोटी संख्या कौन सी है? 5 है, 6 है और 9 है, इस तरीके से। ठीक है, आप इसमें से किसी पहले रखें तो बड़ी संख्या ये हो गई सबसे छोटी संख्या और ये सबसे बड़ी संख्या, घटा दीजिए। 10 में से 9 गया, एक उधारी ले लिया ना हमसे, 10 में से 9 गया 1, हासिल आई 1। अब ये 12 में से 6 और 1 7 गया, 12 में से 7 गया तो 5, फिर हासिल आई 1। ठीक है, अब बताइए
5 है तो 10 उधारी ले लिए, तो 5 और 10 15, 15 में से 6 गया 9, ठीक है 9 हो गया। अब फिर हासिल आई 1, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, और यहाँ पे 7, 9 में से 2 गया 7, मतलब कितना हो गया 75,951। देखिए कहीं दिख रहा है क्या कोई ऑप्शन में 75,951? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 75,951। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकाई का अंक बताना। इकाई का अंक जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है? संख्या अगर लिखी हुई है, ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो यूनिट डिजिट बताना आपको, यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। ये जो गुणनफल होगा इसका जो आंसर आएगा उसमें आपको क्या बताना है, उसका इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस की, यूनिट डिजिट की कौन सा होगा, यूनिट डिजिट में कौन सा आएगा। तो इसमें आपको केवल यूनिट डिजिट देखिए ना, इतना मत देखिए आप सभी। देखिए 897 में यूनिट डिजिट कौन सी है? 7, ठीक है। इसमें क्या है? 6, तो 6 7 कितना हो गया? 42, इतना हो गया। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितने हैं? 2। अब 2 से गुणा कर दीजिए जो बची हुई संख्या है। 5 और 6 में यूनिट डिजिट क्या है? 6, तो गुणित 6 कर दीजिए, तो 2 छक्का कितना हो गया? 12। अब 12 जो आंसर आया उसमें यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो अपने ऑप्शन आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर बी ही 2 है, ठीक है, तो आंसर 2 आ गया। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में आ गए ना। एक पानी की टंकी 1/3 भरी हुई है, यदि टंकी में 65 लीटर पानी भरा हुआ है तो टंकी की धारिता बताएं। वाटर टैंक इज 1/3 फुल इफ 65 लीटर्स ऑफ वाटर इज फिल्ड इन द टैंक, देन फिल द कैपेसिटी ऑफ टैंक। मतलब 1/3 भरी हुई है, यानी कि 1/3 भरी हुई है, ठीक है। तो 1/3 की वैल्यू कितना है? 1/3 भरी हुई यानी 65, ठीक है, 65 लीटर भरी उसी की वही बोला कि 1/3 भरी हुई है, या फिर बोलिए 65 लीटर, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो तो इसको x मान लिया जाए, मान के, तो x/3 इक्वल टू हो गया 65। तो x की वैल्यू करें इधर ट्रांसफर कर दें तो 65 × 3, ठीक है, 65 × 3, जब × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना 6, 18, 18, 15, ठीक है, 195 लीटर कैपेसिटी आ गई। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 घंटियां एक साथ कब बजी? 8 बजे बजी, प्रातः, सुबह, ठीक है। यदि वे क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट तथा 12 मिनट के बाद बार बार बजती हो तो कितने बजे वे एक साथ बजेंगी? 3 bells रिंग टुगेदर एट 8 AM इफ दे रिंग अगेन आफ्टर 5 मिनट, 8 and 12 मिनट रिस्पेक्टिवली, देन एट द व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन। मतलब एक साथ फिर कब बजेंगी, और दोनों 5, 8 और 12 मिनट के बाद बजती हैं साथ में, ठीक है। तो अब देखिए क्या करें, इसका हमको निकालना है एलसीएम। याद रखिए इसका क्या करना है आपको? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो आप सभी निकाल ही लेंगे, 5, 8 और ये 12, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब इसमें 2 देखें, 2 से पहले ठीक है, 5 ये हो गया, 4 हो गया, और ये हो गया 12 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, इसका 2, 5, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 बज गया, 1, 3, एलसीएम निकालना तो आप सभी को आता ही होगा, 5। अब इसको इंटू कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120, यानी 120 मिनट, क्योंकि ये मिनट में बात हो रही है। देखिए यहाँ मिनट लिखा हुआ है ना, तो मिनट में 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो 8 बजे एक साथ बजी तो आप कब बजेंगी? 8 के बाद 2 घंटे और जोड़िए तो 10 बजे, तो प्रातः 10 बजे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अपना करेक्ट है। अब देखिए सिंपल करना है आपको, क्या है, निम्न में सरल करने पे प्राप्त होगा। तो जोड़ दीजिए जो प्लस में, देखिए जिसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस में है, और ये दोनों के सामने माइनस, तो पहले इन दोनों को जोड़िए आप, ठीक है। दोनों को जोड़े पहले हम, चलिए 75.60 प्लस क्या है, अब इसमें जोड़ना आपको 45.45, ठीक है। तो 5 हो गया, 6 4 10 की 0 हासिल आई 1, ठीक है। 5 5 10 और 11 की 1 हासिल आई 1 12 1 12, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 121.05, 121.05 आ गया अपने पास, 121.05 आ गया। अब ये दोनों माइनस में है, ठीक है, तो आप एक एक करके घटाएं या दोनों एक साथ घटा दें, आप जैसा बोलिए। पहले करते हैं माइनस, देखिए इसमें से आप घटा देते, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। 68.53, ठीक है, 53 घटाना, तो 5 में से 3 गया, 2 आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, हासिल आई 1। अब यहाँ 11 बन गया, ये 1 है और 1 से 10 उधारी ले लिया बगल वाले से, तो 11 बन गया। 11 में से 8 और 1 9 गया, तो 2 बच गया, ठीक है। यहाँ हासिल आई 1। 12 में से 7 गया तो 5 यहाँ कट, ठीक है। तो कितना बच गया? 52.52। समझ आ रहा है ना कितना बचा हुआ है अपने पास? 52.52 यानी 52.52, 52.52 कितने प्लस में, ठीक है। अब उसमें से माइनस फिर कितना करना है? 43.96, कितना? 43.96। अब 2 में से 6 गया तो कितना आएगा? जाएगा नहीं, तो 2 को हम कितना बना देंगे? 10 लेके 12, 12 में से 6 गया 6, हासिल आई 1। अब 5 है,
5 में से तो 10 जाएगा नहीं, तो 10, 5 इधर 10 उधारी ले लेंगे तो 10 और 5 15, 15 में से 10 गया 5, ठीक है। अब हासिल आई 1 यहाँ आ गई, 12 में से 4 गया, 3 और 1 4, तो 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ फिर से हासिल आ जाएगी, तो कितना आ गया 8.56 है क्या ऑप्शन में 8.56? हाँ जी 8.56 अपने ऑप्शन में है, तो अपना आंसर क्या आ गया 8.56, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल, सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर आता ही रहेगा आपका। एक बस सहारनपुर से प्रातः 10:15 बजे चलना प्रारंभ करती है और शाम 5:45 बजे गोरखपुर पहुंच जाती है, पूरी यात्रा में लगा समय होगा। बस स्टार्ट फ्रॉम द सहारनपुर एट क्या 10:15 AM, रीचेस गोरखपुर एट 5:45 PM, देन द टाइम टेकन फॉर द होल जर्नी विल बी, मतलब कितना टाइम लिया गया टोटल है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए 12 बजे, सुबह 10 बज के कितने मिनट में निकलती है 15, ठीक है। तो 12 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा बताइए, 12 बजे जो दोपहर होता है, ठीक है। तो कितना इसमें आप देखिए 45 मिनट इधर जुड़ जाएगा तो 11 बज जाएगा, और इधर एक और देखिए 1 घंटा और, ठीक है। तो 1 घंटे 45 मिनट, यानी 1 घंटे 45 मिनट यहाँ 12 बजे तक, ठीक है। और 12 के बाद कितना समय और लग रहा है 5 घंटे 45 मिनट, यानी देखिए आप क्या है 1 घंटे 45 मिनट और 5 घंटे 45 मिनट को जोड़ना है, ठीक है। आपको दोनों को जोड़ना है ना। अब 45 मिनट और 45 मिनट अलग निकाल दीजिए, ठीक है। ये दोनों अलग है, ये दोनों क्या है घंटे में है, तो इनको अलग निकालिए। 45 मिनट और प्लस 45 मिनट, तो 45 मिनट और 45 मिनट को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 मिनट। तो 90 मिनट यानी 60 मिनट का क्या होता है 1 घंटा, तो 90 मिनट यानी 1.5 घंटा, यानी 1.5 आवर, ठीक है। तो अपने पास इधर कितना है 1 घंटा, 1 और प्लस 5 6 घंटे, और 6 और 1 7, और 0.5 कितना हो गया 7.5 यानी 7 घंटे 30 मिनट। तो अपना आंसर क्या आ गया 7 घंटे 30 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 7 घंटे 30 मिनट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि यदि किसी वर्ष को 30 अप्रैल को क्या है गुरुवार है, तो उसी वर्ष में 16 जून को कौन सा दिन होगा, ठीक है। कौन सा दिन होगा पूछ रहा है, तो सिंपल सा है, इसमें हम जानते हैं ना 7 का कॉन्सेप्ट की, जैसे आज 1 तारीख को सोमवार है तो 7 दिन बाद 8 तारीख को क्या होगा फिर सोमवार होगा, क्योंकि डेट तो 7 दिन का ही तो होता है ना जो अपना सप्ताह होता है, ठीक है, जो एक सप्ताह कंप्लीट होता है। तो वही लिखा है इफ 30 अप्रैल इन अ ईयर इज थर्सडे देन व्हाट डे विल बी ऑन द 16 जून ऑफ द सेम ईयर, ठीक है। तो सेम ईयर की बात हो रही है। चलिए अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल मुझे एक बात बताइए, 30 अप्रैल जो होता है वो क्या होता है, अप्रैल मंथ का लास्ट दिन होता है ना। अप्रैल कितने दिन का महीना होता है, अप्रैल में 30 दिन होता है, 31 अप्रैल होता है क्या, किसी ने देखा है क्या। सितंबर अप्रैल सी अप 9 जून, यानी नवंबर और जून 30 दिन के, और फरवरी 28 29 और बाकी सब 31 के, ठीक है, हमको पता है ना। तो 30 अप्रैल खत्म। अब जून में कितने दिन होते हैं, अप्रैल के बाद क्या आता है मई में कितने दिन होते हैं 31 दिन, तो 31 दिन और प्लस 16 जून, तो यहाँ 16 जोड़ दीजिए, तो 31 और 16 कितना हो गया 47। आपको पता है 7 से भाग देना है हमको, ठीक है। तो 47 को आप 7 से भाग दीजिए तो पूरी तरीके से कहाँ जाएगा 42। जब 42 से पूरी तरीके से कट जाएगा 7 छक्का कितना हो गया 42, तो बच गया कितना 42 में 47 में से 42 को घटा दीजिए तो कितना आ गया 5 दिन एक्स्ट्रा बच गए। यानी जो गुरुवार था वो क्या होगा 5 दिन पहले, मतलब 16 जून के 5 दिन पहले गुरुवार, क्या गुरुवार। तो अब देखिए 5 यहां बच गया, 5 बच गया, मतलब गुरुवार से आपको 5 आगे कर देना है। जो पूरी तरीके से 7 से कट जाए वहां पे रुकिए, बाकी जो एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं उतने बढ़ा दीजिए। तो गुरुवार के बाद 5 दिन, देखिए गुरुवार है, थर्सडे के बाद 5 दिन क्या होगा फ्राइडे, गुरुवार यानी आप समझिए थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे। तो इसके बाद फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे के बाद संडे हो जाएगा, संडे के बाद क्या हो जाएगा मंडे हो जाएगा, मंडे के बाद क्या होगा, मंडे के बाद ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गए मैथ्स के। निकटतम 1000 तक सन्निकट करने पर संख्या 78,470 है। राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000 ऑफ द नंबर 78470, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है 1000 तक करना है, निकटतम 1000 तक। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो निकटतम 1000 तक जाएं, यहां तक पहुंच गए। अब उसके एक पहले वाली संख्या देखिए, अगर वह संख्या 5 है या 5 से ज्यादा है तो क्या होगा, जहां पे जो अपनी जो 1000वें प्लेस पे जो संख्या उसको एक बढ़ा के बाकी 0 कर देना है। देखिए जैसे यहां पे 5 या 5 से ऊपर रहता तो इसको जो 8 है उसको 9 करते और बाकी को 0, ठीक है। और लेकिन अगर 5 या 5 नहीं, देखिए 5 या 5 से अधिक है तो उस संख्या को एक बढ़ा के बाकी 0 कर देना। अगर 5 से कम है
5 से कम है तो क्या होगा, जो संख्या उसी को रहने दे, बाकी को 0 कर दे। तो देखिए 7 और 8 रहेगा, बाकी 0 कर दिए, क्योंकि 4 जो है 5 से कम है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर अपना आंसर हो गया बी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंपल करना है, आपको पता है ना कैसे सॉल्व करना है आप सभी को। छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, इसके बाद बड़ा कोष्टक। उससे भी पहले क्या है, ये देखिए बार वाला सबसे पहले सॉल्व होता है। ठीक है, तो देखिए छोटे कोष्टक के अंदर है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले इसको 9 तिया कितना हो गया 27, तो 32 माइनस 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 माइनस 27 5। तो अपने पास अब इक्वेशन कैसा बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे सर्पिलाकार कोष्टक 5 × 9 प्लस 5 बचा हुआ। ठीक है, अगर यहाँ प्लस नहीं होता, सुनिए यहाँ प्लस नहीं होता, कुछ भी नहीं रहता यहाँ। ठीक है, सीधी क्या होता है 9 और इसके बाद ऐसा रहता, तो सबसे पहले जो अंदर ब्रैकेट में बचा हुआ उसको सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि इनटू को पहले सॉल्व करते, क्योंकि जो ये होता है हम क्या पढ़ते हैं ना बॉड मास। तो जो बॉड मास में बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ का मतलब हो जाता, ऑफ की तरह ये काम करता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो 5 × 9 + 5, तो पहले क्या है इंटू होता है, हमको पता है। तो क्या हो गया 5 निया 45 + 5 50 हो गया 50। अब यहाँ आ गया 50। अब ये देखिए कुछ नहीं मतलब इंटू है, कुछ नहीं मतलब क्या है यहाँ पे इंटू है। ठीक है, तो 50 आ गया। तो 50 को 8 से गुणा कीजिएगा तो याद आ गया 400। अब इक्वेशन कुछ ऐसी बची हुई है 45 प्लस, ठीक है 459 माइनस 8 × 50 किया तो कितना आ गया 400। ठीक है इतना, तो 45 प्लस 459 माइनस 459 यहाँ बच गया। तो 45 और 59 को जोड़ दीजिए, 45 और 59 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 104। 104 अपना आंसर है। 104 है क्या, जी हाँ 104 अपना आंसर है। अब इसमें देखें 51 नंबर क्वेश्चन है। 136 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बना है, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। रेक्टेंगल इज मेड यूजिंग अ वायर 136 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दैट दिस रेक्टेंगल कैन हैव। मतलब पूछा जा रहा है जैसे कि अब एक चीज देखिए, ठीक है अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ये देखिए 2 हो गया 2 हो गया 8 हो गया। देखिए लंबाई कितनी 8 है, टोटल 20 है, समझिए ना टोटल 20 है, टोटल 20 है। देखिए इधर 8 2 और ये 8 और टोटल जोड़ने पे 20 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल होगा जो इसको हम इस प्रकार से तैयार करें। चलिए 5 5 5 5। देखिए दोनों 20 है, परिमाप की बात करें दोनों 20 है। देखिए ये रेक्टेंगल है और स्क्वायर है, क्योंकि पता है हर क्या है, हर रेक्टेंगल स्क्वायर होता है क्या, नहीं हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। ठीक है, हर स्क्वायर क्या होता है रेक्टेंगल, स्क्वायर का मतलब हर वर्ग क्या होता है एक आयत होता है। ठीक है, देखिए यहां भी 20 है यहाँ भी 20। अब इसका अगर हम परिमाप निकालें, क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालें मान के चलिए, तो क्या होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 8 × 2 हो जाएगा, तो 8 × 2 कितना होगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर इसका निकाले सेम है, देखिए सेम है, बस इसको क्या किया है, जैसे ये लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर कर दी। ये भी आयत ही है, क्योंकि हर स्क्वायर क्या होता है एक आयत होता है, रेक्टेंगल होता है। ठीक है, बस सेम टू सेम है, तो इसकी आप कर दें तो देखिए 5 × 5 तो कितना 25। देखिए क्या हो रहा है, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई को क्या है उसको जैसे उसको जो जैसे पतला जितना किया जाए उसके बाद उसको जितना मोटा किया जाए, उसका क्या है जो आपका जो क्षेत्रफल बढ़ता है, जितना ही पतला किया जितनी लंबाई आप बढ़ाएंगे उतना क्या है क्षेत्रफल घटेगा। तो यही लिखा है कि 136 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बना है। तो ठीक है, तो आयत बना है तो ये क्या है, आयत जो होगा अगर अधिकतम चाहिए तो ये क्या होगा, ये क्या होगा स्क्वायर यानी वर्ग होगा, यानी 4 भुजा होंगी इसके बराबर होंगी। तो 4 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा, ये भाग दीजिए 3 बार में जाएगा, एक बचा, और ये कितना 4 बार में जाएगा 34। 34 चौक कितना हो जाएगा 34 × 8 हाँ 136। तो एक भुजा कितने हो गई 34, कितना आ गई 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर आ गई। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल, लेकिन ये तो क्या है सबसे जो आयत होगा, जैसे आयत का अधिकतम क्षेत्रफल किस केस में आएगा, जब वो वर्ग होगा, और आयत हमको पता है हर वर्ग क्या होता है एक आयत होता है, हर वर्ग क्या होता है एक आयत होता है। तो यहाँ पे क्या है अपना ये वर्ग ही है, लेकिन क्या है आयत। ठीक है, अधिकतम आयत का अधिकतम क्षेत्रफल चाहिए तो उसको वर्ग हमको बनाना होगा। ठीक है, तो 34, तो उसी तरीके से वर्ग के हिसाब से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 34 ए स्क्वायर होता है, मतलब भुजा गुणित भुजा, तो 34 × 34 कीजिए। जब 34 × 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 34 का वर्ग कितना होता है 1156। इसको सॉल्व कीजिए आप सभी, कितना आ जाएगा 1156। ठीक है, समझ आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही है।
अब आगे देखें, समर किसी कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि 8 दिनों में वह कार्य करे तो कितना भाग समाप्त होगा? 48 दिन में कोई काम कंप्लीट हो रहा है, आपकी पूरी पढ़ाई 48 दिन में हो रही है, लेकिन केवल 8 दिन पढ़ाई करे तो क्या होगा, वही पूछा जा रहा है। ठीक है, समर कैन फिनिश वर्क इन 48 डेज इफ ही वर्क्स फॉर 8 डेज, देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन। ठीक, कितना डन हुआ, कितना भाग समाप्त हुआ, वही पूछा। ठीक है, तो देखिए पूरा कार्य कितना है 48, पूरा कार्य को 48 दिन में करेगा, तो एक कार्य को कितना दिन में करेगा, 1/48। मतलब बात हो रही है पूरे किसी कार्य को 48 दिन में कंप्लीट करेगा, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में करेगा कितना दिन में, एक दिन की बात करें, पूरा कार्य 48 दिन, एक दिन में कार्य करेगा 1/48। ठीक है, 1/48वां भाग होगा। अब 8 दिन पूछ रहा है, तो एक की जगह कितना हो जाएगा, जब यहाँ एक दिन बराबर 1/48, तो 8 दिन बराबर 8/48। 8/48 को काटिए 1/6, कितना भाग कंप्लीट होगा, 1/6। नेक्स्ट देखिए, रघु की आय कितना है, रघु की आय आर्यन की आय से 2 गुनी है, तो आर्यन की आय रघु की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, यही पूछा, रघुस इनकम इज द ट्वाइस दैट ऑफ आर्यन, देन वाई व्हाट परसेंट आर्यन इनकम इज लेस देन दैट ऑफ रघु। अब समझिए, रघु की आय आर्यन की आय से 2 गुनी है, यानी मानिए आप कि आर्यन की जो आय है, आर्यन मान के चलिए 100 रुपए कमाता है। ठीक है, तो रघु की आय आर्यन की आय की 2 गुनी है, मतलब रघु कितने रुपए कमाता है, 200 रुपए, क्योंकि यहां बोल रहा है रघु की आय आर्यन की आय से 2 गुनी है, मतलब रघु की आय क्या है, 2 गुनी है, 200 रुपए कमाता है। तो पूछा क्या है, तो बताइए आर्यन की आय रघु की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो आर्यन की जो आय है रघु की आय से कंपेयर करके कितनी कम है, तो रघु की आय कितनी है, 200 रुपए। ठीक है, और आर्यन की कितनी, 100 रुपए, तो आर्यन की जो आय है रघु की आय से कितनी कम है, देखिए 200 है, इसकी तो केवल आधी है, तो कितनी प्रतिशत कम है, 50%। 50% कम है, बताइए बताइए अब 50% या 100%, कितना प्रतिशत, तो आर्यन की आय पूछा जा रहा है, आर्यन की आय रघु की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो रघु की आय मतलब टोटल 200 है। ठीक है, तो उसका आप मानिए पूरा 100% की वैल्यू 200 है, तो उसका आधे कम है, मतलब आधे मतलब 50%, यानी क्या 100 रुपए कम है, तो ये 100 रुपए है, तो कितनी कितनी हो गई, 50% कम है। तो कुल मिला के बात हो रही है, आर्यन की आय 100 रुपए है, रघु की 200 रुपए है, तो आर्यन की आय जो रघु की आय से आधी है, यानी 50% कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी चार्जर को क्रमशः 5% तथा 12% लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभों का अंतर 35 है, तो चार्जर का क्रय मूल्य बताना है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय द सेलिंग चार्जर कितना है, 5% एंड 12% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली इज 35, देन व्हाट विल द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चार्जर। तो देखिए 5% और 12% की बात हो रही है, जब ऐसा है ना कि 2% दिए हो, 5% और 12% के लाभ पर बेचने पर लाभों का अंतर दिया, तो दोनों को 12% में से आप 5 को घटा दीजिए। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 7%। जब 2% ऐसे दिए तो घटा दीजिएगा 7%, तो 7% इक्वल टू कितना है, 7% इक्वल टू है 35, यानी 7% की वैल्यू कितनी है, 35 है। ठीक है, 7% की वैल्यू कितनी, 7% का मतलब क्या है, 7 इक्वल टू 35। ठीक है, ऐसा हो गया, तो 35 गुणित 100 बटा, अच्छा ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, इसमें क्या ही गुणा करना, तो डायरेक्ट क्या बोला जा रहा है कि आपको 7% की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 7% की वैल्यू क्या हो गई, 35, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 500, सीधा दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे डायरेक्ट आपका आंसर निकला हुआ है। ठीक है, समझ आ गया 7% की वैल्यू। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ें, और कुछ है क्या इसमें, ठीक है ठीक है ठीक है ना, इसको कर लेंगे ना, जब आप ऐसा रहे कि दोनों 2 बार % दिया हो आपको, तो बस यही है। तो किसी संख्या, देखिए अब इसको एक और मेथड से, किसी संख्या के 7% की वैल्यू 35 है, तो x इक्वल टू 35 गुणित 100/7 करेंगे, तो 7 पंचे 35, 5 गुणित 100, तो फिर 500 आ जाएगा। तो सिंपल सा मैंने आपको क्या बता दिया कि 7% की वैल्यू 35 है, तो 1% की वैल्यू बटा 7 यानी 5 आ गई, 35/7 करें 5 आ गया, अब 100% की वैल्यू 500। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया अपना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
तो क्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, ठीक है। तो अब 500 रुपए क्रय मूल्य था, तो 5% लाभ पे बेचा जाए, ठीक है। 5% लाभ में बेटा, मतलब अगर बेचा जाए तो 25 रुपए और लाभ होगा, मतलब 525 में बेचा जा रहा है, ठीक है। 12% और लाभ बेचा, 500 का 12% होगा 60, तो 560। तो एक बार कितने मतलब बेचा 560, एक बार 525, दोनों घटाइए तो आ गया 35। देखिए दोनों तरफ से प्रूव्ड हो गया 35, ठीक है। तो बस वही बात है। अब इसको देखिए, एक बगीचे में कितने पेड़ हैं, 729 पेड़ हैं। यदि हर पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियों की संख्या है, तो पंक्ति में कितने पेड़ हैं। तो हमको सिंपल सा बताना है, देयर इज अ 7 to 9 ट्रीज इन द गार्डन, इफ ईच रो हैज एज मैनी ट्रीज एज द नंबर ऑफ रोज, देन हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन रोज। बताना सिंपल सा। तो इसको आप लसा निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए। 3 से ही जाएगा, 2 से जाएगा नहीं। 3 यहाँ पे गया, 2 दूनी 6, हाँ ठीक है। इसका फिर से 3 से गया तो 81, 3 से गया 27, फिर 3 से गया तो 9, ठीक है। 3 से गया 3, ठीक है। तो देखिए 1 जोड़ी बन गया, 2 जोड़ी बन गया, 3 जोड़ी, मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखिए उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियों की संख्या, मतलब देखिए यहां से भी ऐसे समान और ऐसे भी समान, ठीक है। तो वही मतलब जितने भी पेड़ हैं उतने ही पंक्तियां हैं, जैसे समझ गए ना। जैसे कि आप 12 लाइनें लगे हुए हैं, ठीक है। आपके स्कूल है, 12 लाइन लगी हुई है और एक लाइन में भी 12 लोग हैं, और इधर से भी आप देखें तो 12, ठीक है। सामने से भी आप देखें, जैसे देखिए 1 2 3 4 8, इधर से भी देखिए 8, फिर ऐसा इसको कंप्लीट कर देंगे 8, उसी प्रकार से तैयार किए गए, ठीक है। तो जब इसको देखिए, इसको और नीचे करेंगे तो इतना 8 8 64 आ जाएगा, ठीक है। मतलब उसका क्या है, कुल मिला के स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर की बात, ठीक है। तो उसी प्रकार से जोड़ा बना दीजिए आप। देखिए यहाँ पे ऐसा आया, जब ऐसी बात हो कि जितनी पंक्ति हैं उतने ही पेड़ हैं, तो एक पंक्ति में कितने पेड़ है ऐसा पूछा है, तो जोड़ा बना दीजिए जो भी आ रहा है। तो एक जोड़ा 3 का, दूसरा जोड़ा 3 का, तीसरा जोड़ा 3 का, तो मतलब 3 गुणित 3 गुणित, तीनों जोड़े में से एक एक उठा लीजिए, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3 3 9 3 27, ठीक है। तो 27 यानी क्या हो रही, 27 इस पंक्ति में कितने पेड़ है पूछ रहा है। तो देखिए कितने पेड़ आ गए, 27 आ गए। अब यहाँ पे लिखा हो जितने पेड़ हैं उतनी पंक्ति हैं, तो 27 पेड़ हैं तो 27 पंक्ति, दोनों को इंटू कर दीजिए तो 729 आ गया। तो अपना आंसर क्या है, सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का वही ब्याज होगा जो 450 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में होगा। व्हाट्स सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम विल हैव द सेम इंटरेस्ट फॉर द 3 years एज डेट ऑफ ₹450 इन 4 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कुल मिला के बात हो रही, इसमें तो कुछ डेटा ही नहीं है हमारे पास, यहां वही होगा लिख दिया, जो क्या है 450 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में, तो सीधा आंसर निकाल देते हैं ना। यहां तो सब ब्याज की बात हो रही है, तो ब्याज कितना होगा, जितना इसका ब्याज आएगा, तो इसका ब्याज, इसके पास इतना डेटा है हमारे पास, निकालते हैं। चलिए मूलधन कितना है 450, मूलधन गुणित दर यानी कि क्या है आपका इंटरेस्ट कितना है 10%, ठीक है। टाइम कितना है 4/100 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। इसमें से एक जीरो गया, इसमें से एक जीरो गया, ठीक है। तो अपने पास कितना है 45 गुणित 4, तो 45 गुणित 4 180 रुपए। ब्याज कितना आ गया 180 रुपए, तो यहाँ का ब्याज कितना हो गया 180 रुपया, ठीक है। तो अब ये ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो बन जाएगा, किस धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का वही ब्याज का आंसर कितना है 180, ठीक है। तो अब 180 आ गया, तो 180 रुपए ब्याज हो गया। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन हमको पता नहीं, ठीक है। मूलधन दर पता है 5% और समय पता है 3%, क्या है 3 वर्ष बटा 100, ठीक है। इसको सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 180, आपको इसको पक्षांतर कर दीजिए इधर 100 को, 100 बराबर कितना हो गया x × 5 × 3, एक तरफ हो गया। अपने पास कितना आंसर आ गया बताइए, यहाँ ऊपर का 100 है ना ये। अब इसको सॉल्व कीजिए, अपने पास है 180 गुणित 100 बटा, अब नीचे ले आइए x = 5 गुणित 3 इक्वल टू कितना हो गया x, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करें, 5 दिया कितना होता है 5 एक कम 5, 5 को 20 बार में दे दीजिए भाग, ठीक है। अब 180 बचा है गुणित 20 बचा है बटा 3, ये 6 बार में गया, एक जीरो, तो 60 गुणित 20, 60 गुणित 20 को गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, एक 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। 12 यानी 1200 रुपए, कितना आ गया 1200 रुपए,
ठीक है, 1200 रुपए। कुल मिला के बात हो रही, पहले ही स्टेटमेंट जो था उससे इतना डेटा ही नहीं था कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चीज लिखा है कि वही होगा, वही मतलब कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट का आंसर आएगा वही अपना क्या होगा, ब्याज होगा। तो इसमें भी देखिए हमारे पास मूलधन था और क्या था, ब्याज था और समय था, तो इससे हम ब्याज निकाल दिए, तो वही ब्याज यहां इंटर किए तो हमारे पास मूलधन आ गया 1200 रुपए। अब देखिए 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को कितने मिनट में बोल रहे हैं, 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल। देखिए टेलीफोन खंभा मतलब इसकी जो, इसमें क्या लंबाई कुछ है ही नहीं, टेलीफोन खंभे की अगर इसमें बात होती प्लेटफॉर्म की तो उसको ऐड करते, लेकिन ऐड करते कुछ भी लंबाई, इसमें तो कुछ है नहीं, टेलीफोन खंभा तो इसमें कुछ नहीं। तो हमको पता है चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और क्या है 280 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ टेलीफोन पोल इन 20 सेकेंड, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। दूरी बराबर क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो टोटल दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी 280 मीटर, और अपने समय कितना है 20 सेकेंड, और दोनों मीटर प्रति सेकेंड मीटर में है और वो क्या सेकेंड में है, तो इसको काट दीजिए तो कितना आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछा है कि चाल, देखिए इसमें सब कुछ कितना है किलोमीटर प्रति घंटा में, हमको पता है मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18 को 5 से भाग देते हैं, ठीक है 18 को 5 से भाग देते हैं, 18/5 से गुणा किया जाता है। अगर देखिए मीटर को क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में करना है कन्वर्ट, तो 18/5 से गुणा कीजिए। अगर आपको उल्टा मीटर प्रति सेकेंड से इधर ऐसा करना है तो 5/18 से गुणा कीजिए, ठीक है 5/18 से इधर कितना है 18/, हमको तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा 18/5। अब 18 को 14 से गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 की 2 हासिल आई 3, 8 एकम 8 और 3 11, इसके बाद ये हो गया 200, यहाँ पे कितना आ गया 52। 252 को आप किससे भाग देना है, 252 भागित 5, 5 पंचे 25, ठीक है, फिर एक 0 के 25, 50.4 जी 2 बच गया, 0.2 बचा है, 2 को आप 5 से भाग देंगे तो 0.4 आएगा, ठीक है, तो 50 है क्या ऑप्शन में 50.4, क्या आ गया अपना आंसर, कितना आ गया 50.4, ठीक है अपना आंसर, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें देखें रमेश ने कुछ दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा कुछ दूरी उतनी ही दूरी, जितनी दूरी कोई एक निश्चित दूरी होगी, हमको नहीं पता, ठीक है, यहां से यहां तक जाना है x से y तक। तो रमेश नाम का लड़का था, ठीक है, कुछ दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी 10 किलोमीटर और उतनी ही दूरी क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय की। तो औसत दूरी पूछ रहा है, तो औसत क्या होता है आप जानते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये होता है कुल मिला के बात, औसत का मतलब यही होता है ना, तो आपको औसत स्पीड बताना है। कुछ दूरी किससे चली 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, उतनी ही दूरी उसने 10 से चली, तो उसका औसत पूछ रहा है, ठीक है। रमेश कवर्ड सम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर प्रति आवर्स जो है, ठीक है, एंड द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल द एवरेज स्पीड ऑफ द रमेश फॉर द होल जर्नी। पूरे जो जर्नी है, पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, 2 × a × b बटे a प्लस b, ठीक है, a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 × 15 × 10 अपॉन 10 प्लस 15 प्लस 10 या 10 प्लस 15, ठीक है। अब इतना सिंपल बन गया है। देखिए ऊपर को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 15 से गुणा कीजिए गुणित 10, ठीक है, 2 पंच के 15 दूनी 30 और गुणित 10, 300/25, 300/25 कीजिए, इसको भाग दीजिए 25 दहम और 12 बार में, तो कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए सिंपल सा इसका फॉर्मूला याद रखिए, अगर ऐसी बात हो, औसत चाल की बात हो, दो स्पीड आपको दी हुई हो, दोनों को क्या करना है 2 × 2 करना है, जो भी 15 × 10, ठीक है, बटा 15 + 10 हो गया, तो सिंपल सा आ गया अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए 59 नंबर, इसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया, फिर देखिए हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब पूछा है कि 5, 8 तथा 25 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 8 एंड 25। तो कॉमन मल्टीपल पूछा है, गुणज पूछ रहा है, तो याद रखिए एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आए, ठीक है, तीनों के पहाड़े में आए। और वो क्या मतलब आपका एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उसको डिवाइड कर दे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5, 8 और 25 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालते हैं, देखिए 2 यहाँ पे लिखिए, ये 4 बार में गया, यहाँ 25 जैसा वैसा उतर गया। अब यहाँ पे देखें 2 यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ से भी करें 25, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 से एक बार में चला जाएगा, यहाँ 1 और 1 और 5 बच गया, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 बचा था और 1 बचा था और यहाँ 5, तो एक बार से 5, टोटल देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 और 1 और 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंचे कितना हो गया, 40, ठीक है। 8 पंचे 40 गुणित 5, 40 गुणित 5 कितना हो गया, 200। तो देखिए, तो उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणज तो कौन सा है, ऑप्शन 2। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ गुणज। मैंने एलसीएम क्यों बताया, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़े में आएगी, मतलब तीनों की उभयनिष्ठ गुणज होगी। मान के चलिए ऑप्शन में ये नहीं रहता 200, 400 रहता, तो भी तो इसका भी तो गुणज है ना, जो 200 है, तो 200 का मल्टीपल निकालिए, तो यहाँ पे 2 से गुणा कीजिए, ठीक है, फिर 3 से गुणा करिए, उसके मल्टीपल भी उसके आंसर होंगे। लेकिन ये डायरेक्ट क्या है, एलसीएम के फॉर्मेट में इसलिए बन गया क्योंकि जो सबसे छोटी संख्या जो तीनों की उभयनिष्ठ गुणज होगी ऑप्शन में है, इसलिए। हो सकता है कि आपको ना दिया जाए ऑप्शन में, उसके गुणज से आप आंसर निकालें, तो सिंपल सा ये क्या है, एलसीएम की तरह बन गया। अगर इसके मान के चलिए 200 नहीं, यहाँ 400 रहता तो वो भी आंसर हो सकता था, बाकी ऑप्शन नहीं आते, मान के चलिए गलत रहते। 400 कैसे आता कि आप उभयनिष्ठ गुणज पूछा, तीनों के पहाड़े में आया, तो जब 200 अपना आ गया एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या बताया, जो तीनों के पहाड़े में आया छोटी से छोटी संख्या, तो उसका गुणज आप निकालेंगे तो भी आपका क्या होगा, वो भी उभयनिष्ठ गुणज होगा, ठीक है। अब देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन में आ गए हम। 18 घन मीटर तेल से 1500 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है, ठीक है। हाउ मैनी 1500 मिलीलीटर बॉटल्स कैन बी फिल्ड विथ 18 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ऑयल, ठीक है। याद रखिए, आपको पता है कि नहीं, यहां पे बताइए 18 घन मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 18 घन मीटर लो, तो ये बताइए एक घन मीटर बराबर कितना होता है, एक घन मीटर, या समझिए आप एक क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर इंग्लिश में, हिंदी में एक घन मीटर कितना होता है, 1000 लीटर, ठीक है, 1000 लीटर, ठीक है, 1000 लीटर। तो अपने पास कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 18 क्यूबिक लीटर, तो 18 क्यूबिक लीटर में कितना हो जाएगा, 18 गुणित 1000, तो कितना हो जाएगा, 18000 लीटर, 18000 लीटर, कितना आ गया अपने पास, 18000 लीटर। अब मुझे बताइए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करें। क्यों मिलीलीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि देखिए 1500 मिलीलीटर वाली बॉटल भरनी है ना हमको, तो देखिए, ठीक है, तो इसको 1000 से गुणा करें तो अब ये मिलीलीटर हो गया। अब इसको भाग दे दीजिए, जितना आपकी मिलीलीटर दिया हो, कितना दिया, 1500, इसको भाग दे दीजिए, यहाँ से 1 जीरो गया, 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, 2, मतलब 2 जीरो ऊपर से कट गए। अब बचे हुए हैं अपने पास कितना, देखिए अब अपने पास कितना डेटा है, इसको 15 से काट दीजिए, 15 से एक बार में गया, फिर 3, 15 से 2 बार में गया, बाकी 2 जीरो बच गए, यहाँ पे 2 जीरो बच गए, तो 1200, और अपने पास इधर एक 10 बचा हुआ है, ठीक है, तो 1200 गुणित 10 कीजिए, 1200 गुणित 10, तो 1200 गुणित 10 कितना आ गया, 12000। कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, 12000 है क्या ऑप्शन में, हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। तो कुल मिला के बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात मिलीलीटर में हो रही है, अगर मान के लीटर में होती तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मिलीलीटर में बात हो रही, इसलिए हमने सबको मिलीलीटर में चेंज किया। पहले घन मीटर को लीटर में चेंज किया, इसका लीटर को मिलीलीटर में चेंज किया, इसका जो भी ये था मिलीलीटर में उससे भाग दिया तो बॉटल आ गई, ठीक है। तो टोटल कितनी बोतलें भरी जा सकती है, 12000 बॉटल, ठीक है, याद रहेगा। तो पूरे 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बारी है लैंग्वेज में, आपको हिंदी भी बताया जाएगा, इंग्लिश भी, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको अशोक सर गद्यांश कंप्लीट कराएंगे, पैसेज कंप्लीट कराएंगे। तो आप सभी को देखना है किस तरीके के नए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, उनको सॉल्व करने की आपकी अप्रोच क्या होगी, व्याकरण से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से आपको अशोक सर समझाएंगे आगे का। तो आप सभी को पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है।
हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप मैथ्स और रीजनिंग कर चुके हो, तो अब हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। पहले मैं हिंदी के जो गद्यांश हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा आपसे, उसके बाद फिर इंग्लिश का होगा। तो आप पहले हिंदी देख लो, उसके क्वेश्चंस के आंसर कर लो, और उसके बाद फिर इंग्लिश को भी देखना है। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश को जरूर देखना, हिंदी वाले हिंदी को देखना। अच्छे से आप देखना कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, आगे शुरू करें। तो अब है आपका गद्यांश। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लो। आपका इंस्ट्रक्शन है, इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी पूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनके क्रम ABCD है। इनमें से केवल एक ही सही उत्तर है, एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है ना, इतना क्लियर है। ये इंस्ट्रक्शन पहले आपको पढ़ना है, जल्दी से इंस्ट्रक्शन पढ़ना। मैथ्स रीजनिंग में आपके टाइम जा चुकी है, तो अब आप टाइम को ज़्यादा नहीं खर्च करोगे, जल्दी से क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। ठीक है, पैराग्राफ में चलो बेटा, पैराग्राफ में चलें। तो पैराग्राफ में कैसे है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा बेटा। पैराग्राफ में कभी भी अप्रोच रहेगा, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना। क्वेश्चन को पढ़ने से ये फायदा होगा कि आप क्वेश्चंस को पढ़ लोगे, तो उसके बाद जब भी पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तो आपके ध्यान में आएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, या आप मार्क करके कुछ रख लोगे, वहाँ कुछ निशान लगा लोगे कि हाँ ये शब्द आए हैं। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे बेटा, पढ़ो जल्दी से। चिंटू जन्मदिन से कितने दिन पहले गाँव पहुँचा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, चिंटू के पापा गांव में क्या करते थे। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, चिंटू के जन्मदिन के अवसर पर कौन सा केक काटा। ठीक है, चिंटू ने जन्मदिन के अवसर पर कौन सा केक काटा। चौथा है, गांव का वातावरण कैसा था। और पांचवा है आपका, चिंटू के जन्मदिन के अवसर पर उसके दादाजी ने उसे क्या उपहार दिया। ठीक है, ये आपके 5 प्रश्न हैं। अब आपको पैराग्राफ पढ़ना है, तो पैराग्राफ पढ़ना है अच्छे से, तभी ठीक है। पैराग्राफ पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। चिंटू अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था। चिंटू का जन्मदिन अगले हफ्ते के शुक्रवार को है। चिंटू ने अपने माता पिता से जन्मदिन अपने गांव में मनाने की बात कही, जिसे उसके माता पिता ने तुरंत स्वीकार कर लिया। चिंटू के गांव में उसके दादाजी और चाची रहते थे। चिंटू सब परिवार जन्मदिन से 2 दिन पहले गाँव पहुँचा। चिंटू ने बड़ों का आशीर्वाद लिया। गाँव का वातावरण शांत और शुद्ध था। वातावरण आया है बेटा, यही ध्यान देना आपको। चिंटू के जन्मदिन के अवसर पर उसका पूरा परिवार एकत्र हुआ था। चिंटू के चाचा गांव में किसानी किया करते थे, उन्होंने चिंटू को खेत का भ्रमण कराया। शाम को चिंटू का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। चिंटू ने चॉकलेट केक काटा। ऐसा पहली बार था कि चिंटू का जन्मदिन इतने लोगों के बीच मनाया जा रहा था, जिसे देखकर चिंटू काफी खुश था। ठीक है, फिर लास्ट है, चिंटू के दादाजी ने उसे उपहार में क्रिकेट बैट दिया। ये भी क्वेश्चन था बेटा, जिसे पाकर वो काफी खुश हुआ। ठीक है, ऐसे जल्दी से पैसेज पढ़ लेना। आप गद्यांश पढ़ने के बाद आगे आपको उत्तर देना है। उत्तर दो बेटा। चिंटू जन्मदिन के कितने दिन पहले गांव पहुंचा। ठीक है, आप जल्दी से आओ। इसमें देखो, चिंटू अपने माता पिता के साथ शहर में। चिंटू का जन्मदिन अगले हफ्ते शुक्रवार को है। चिंटू अपने माता पिता से जन्मदिन अपने गांव में मनाने की बात कही, जिससे उसके माता पिता तुरंत स्वीकार कर लिया। क्या है, चिंटू सब परिवार जन्मदिन से 2 दिन पहले गांव पहुंचा। देख रहे हो 2 दिन, तो यहाँ जल्दी से मार्क करो 2 दिन। 2 दिन मार्क करो बेटा। आपको क्या करना बेटा, आप अपने हिसाब से मार्क करना और बताना कि आपका क्या कितना सही हुआ है। ठीक है, अपना नाम लिखना कमेंट सेक्शन में, और अपना बताना कि आपका मैथ्स में कितना सही हुआ, पैसेज में कितना सही हुआ है, रीजनिंग में कितना सही हुआ है। जो भी पोर्शन है उसमें सब लिखना, अपना नाम लिख के लिखना पूरा। ठीक है ना, कि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, सही हुए हैं। कितने दिन, 2 दिन। अगला प्रश्न है बेटा, चिंटू के चाचा गांव में क्या करते थे। तो चिंटू के चाचा क्या करते थे, देखो, चिंटू के चाचा गांव में किसानी किया करते थे। ये देखो यहाँ है, ठीक है ना, गांव में किसानी किया करते। तो जल्दी से आ जाओ, चिंटू के चाचा क्या करते थे। चिंटू के चाचा गांव में किसान थे। ये किसान है ना, किसान पे लगा देना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है, चिंटू ने जन्मदिन के अवसर पे कौन सा केक काटा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर दो बेटा जल्दी से पढ़ के। कहाँ है आपका पैसेज, यहाँ है, पैसेज पढ़ो। चिंटू का जन्मदिन, हाँ, चिंटू के चाचा उन्होंने खेत भ्रमण कर चिंटू का जन्मदिन ऐसे पहली बार चिंटू ने, यहाँ देखो, चिंटू ने चॉकलेट केक काटा। कौन सा केक, चॉकलेट केक। तो बेटा यहाँ आ जाएगा आपका, कई ऑप्शन दिए हुए हैं,
यहाँ आ जाएगा आपका कौन सा केक, चॉकलेट केक, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गांव का वातावरण कैसा था। तो गांव का वातावरण कैसा था, फिर से आइए पैसेज पे, यही ध्यान देना बेटा, पैसेज पे जल्दी से पहुंचना है क्वेश्चन पढ़ के। गांव का वातावरण शांत और शुद्ध था। गांव का वातावरण शांत और शुद्ध था। जब आप करोगे तो आप, मैं बोला पहले आप क्वेश्चन पढ़ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको खुद ध्यान लगने लगेगा कि पैसेज पढ़ोगे तो गांव का वातावरण आया है, तो वातावरण की जगह मार्क कर दोगे। और जब पैसेज पे आप पहुंचोगे ना, जब भी आप गद्यांश से पहुंचोगे तो आपको लगेगा हाँ वातावरण शब्द ही आया था, देखो यहाँ आया था, ऐसे करके, समझ रहे हो, वहाँ निशान लगा लेना। आगे है आपका, गाँव का वातावरण कैसा था, शांत था और शुद्ध था, दोनों था, ए और बी दोनों। ठीक है, फिर अगला है, चिंटू के जन्मदिन के अवसर पर उसके दादाजी ने उसे क्या उपहार दिया। ठीक है, आप आंसर करो जल्दी से, आपको याद होगा पैसेज पढ़े हो तो। उसके दादाजी ने क्या उपहार दिया था, आप आओगे पैसेज में तो सबसे लास्ट लाइन में दिया गया है, सेकंड लास्ट में। चिंटू का जन्मदिन इतने लोगों के बीच मनाया जा रहा था, जिसे देखकर चिंटू काफी खुश था। चिंटू के दादाजी ने उसे उपहार में क्रिकेट बैट दिया। क्या दिया बेटा, क्रिकेट बैट दिया, तो क्रिकेट बैट पे आके लगा देना। ठीक है, जल्दी जल्दी करना बेटा, क्रिकेट बैट पे, क्रिकेट बैट, ये हो जाएगा क्रिकेट बैट। आगे चले, ठीक है, अगला पैराग्राफ, अगला गद्यांश क्या है आपका, देखो, होली का दिन था। जल्दी से पढ़ो बेटा, आप पढ़ो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आंसर बताते जाऊंगा, आपको पढ़ना है ना, आपका समझ लो गेस्ट पेपर है, आपको टेस्ट दे रहे हो, ऐसे करके चलो जल्दी से फास्ट। होली का दिन था, तो क्या करना आपको, पहले क्वेश्चंस पढ़ने, क्वेश्चंस पढ़ो। होली खेलने के बाद राहुल और सभी मित्र नहाने कहाँ गए थे। राहुल के साथ और कितने मित्र थे। होली में किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। नहर में रवि के बहने का क्या कारण था। होली शब्द का पर्यायवाची क्या है। ठीक है बेटा, ये हो गए आपके प्रश्न। ठीक है, प्रश्न के बाद आप आओ पैसेज पे, फिर से गद्यांश पे आओ। चलो बताओ जल्दी से, पढ़ो जल्दी से फास्ट, मैं नहीं पढ़ूंगा आपके साथ। हो गया, ठीक है, आगे प्रश्न, अब उत्तर करना शुरू करना। आप पहला बताओ, चिंटू ने होली खेलने के बाद, चिंटू याद आ रहा अभी, होली खेलने के बाद राहुल और सभी मित्र कहाँ गए। ठीक है, होली खेलने के बाद राहुल और सभी मित्र कहाँ नहाने गए, नहर में नहाने गए। ठीक है, नहर है, देखना आप मिलाते जाना। अगला है, राहुल और उसके कितने मित्र थे। राहुल के साथ उसके 4 मित्र और थे। देख लो पैसेज में, राहुल के साथ कौन था, राहुल और उसके 4 दोस्त। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग तो, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है ना बेटा, हाँ अच्छा लग रहा है। होली में किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ईंट का, गुलाल का, दोनों का, इनमें से भाई गुलाल का यूज़ किया जाता है, ईंट का कहाँ यूज़ किया जाता है। ईंट का यूज़ किया जाता है क्या होली में, ईंट का यूज़ नहीं किया जाता है, गुलाल का यूज़ किया जाता है, गुलाल लगाते हैं होली में। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नहर में रवि के बहने का क्या कारण था। तो बताओ, नहर में रवि के बहने का क्या कारण था। जल्दी आओ, जल्दी, फास्ट फास्ट आओ, देखो जल्दी से, बहने का क्या कारण था, पीछे आओ जल्दी से। जल स्तर बढ़ने का किसी को अंदेशा नहीं हुआ। जल स्तर पर राहुल ने दोस्तों को आगाह किया। इतने में रवि नहर के जल में बहने लगा और बचाव बचाव की आवाज करने लगा। किसके कारण बेटा, जल स्तर बढ़ा था, इसीलिए रवि बह गया था। ठीक है, रवि के बहने का क्या कारण था, हवा का तेज होना, जलस्तर घटना, नहीं, जलस्तर बढ़ना, ए है। ठीक है, 69 का ए। आगे चले, नेक्स्ट है आपका 70। होली का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताओ बेटा, ये तो आपको याद करना है, पर्यायवाची। होली का पर्यायवाची शब्द क्या है बताओ। फाग, होरी, फगुआ या उपयुक्त सभी, बताओ क्या है। तो इसका आंसर आप करना कमेंट सेक्शन में। होली का पर्यायवाची, ये बढ़िया है आपके लिए, पर्यायवाची आंसर करना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न है बेटा, अब है गद्यांश तीसरा। लोकतांत्रिक भारत में सरकार की 3 स्वतंत्र शाखाएं हैं। देख लो, अच्छे से पढ़ो जल्दी से, फास्ट, फिर मैं आंसर करूंगा। जो लगेगा आंसर आपको करना चाहिए, उसको मैं आपसे ही पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको। सब चीज़ आपको बताया जा रहा है, तो आप खुद ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है,
लोकतांत्रिक भारत देश में सरकार की 3 स्वतंत्र शाखाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका में न्यायाधीश अपने निर्णय, फैसले और आदेशों से कानून का निर्माण करते हैं। शक्तियों के आधार पर भारत में न्यायालय 3 भागों में विभाजित है। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो आज दिल्ली में स्थित है। उसके अलावा प्रत्येक राज्यों में हाई कोर्ट है, उसके नीचे जिला कोर्ट है और अधीनस्थ अदालतें हैं, जिसे निचली अदालतें भी कहते हैं, निचली अदालतें, ठीक है, भी कहते हैं। न्यायपालिका का कार्य होता है आम आदमी के हितों की रक्षा करना तथा उसे इंसाफ दिलाना। अदालतों में न्याय सुनने का कार्य न्यायाधीश का होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखो, मैं प्रश्न नहीं पढ़ा हूँ, प्रश्न आपको पढ़ना है। प्रश्न पढ़ के ही पैराग्राफ पढ़ना, उसमें मार्क करना। एग्जाम में स्ट्रेटेजी अच्छा रखो तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। पूरा अच्छे से समझ के जाना। अब क्या है बेटा, अब आंसर करो जल्दी से इसका। लोकतांत्रिक भारत में कितनी स्वतंत्र शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना कहाँ स्थित है। बिलासपुर, दिल्ली, कोलकाता या गोवा, ठीक है। तो पैसेज में है, इसमें तो आसान है ना, जो दिल्ली में स्थित है। देखो, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो दिल्ली आप कर दोगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर जी। ओके, अच्छा लग रहा है ना। जल्दी जल्दी फास्ट करना है, इसलिए तो मैं टाइम नहीं दे रहा हूं आपको, ज़्यादा फास्ट करना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखो जल्दी से देखो। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति, ठीक है। भारत में किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वेरी गुड। अगला है बेटा, न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? न्यायपालिका का कार्य देखो इसमें दिया हुआ है, आपको देखना है। न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? देखो, न्यायपालिका का कार्य होता है आम आदमी की हितों की रक्षा करना तथा उसे इंसाफ दिलाना, ठीक है। तो आप आ जाओ प्रश्न पे और उसका उत्तर देखो। आम आदमी की हितों की रक्षा करना सही है, और सभी इंसाफ दिलाना, इंसाफ दिलाना लिख दो, सभी कोई जरूरत नहीं है, सभी इंसाफ नहीं, इंसाफ दिलाना, सभी को इंसाफ दिलाना भी ठीक है। देश के अर्थव्यवस्था को संभालना नहीं जी, ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना। तो आप इसको नहीं, ए और बी, डी वाले को सही करोगे। किसको सही करोगे? डी को। अगला प्रश्न है, इंसाफ दिलाना का अर्थ है, इंसाफ दिलाना का अर्थ क्या है बेटा? इंसाफ दिलाना का अर्थ होता है न्याय देना, ठीक है। न्याय कहते हैं ना, इंसाफ करो मतलब न्याय करो। इंसाफ दिलाना मतलब है न्याय करना, ठीक है, न्याय दिलाना या न्याय देना। अगला प्रश्न है बेटा, गद्यांश चौथा है आपका, इसको पढ़ो जल्दी से, ठीक है। गद्यांश चौथा पढ़ो आप। क्या है? एक मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का सृजन करने के लिए बंगाल को बांटे जाने का निर्णय किया गया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इस विभाजन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने शुरू से ही बंगाल में फूट डालो राज करो की नीति से कार्य किया है, ठीक है। ये भी उसी का अंग था। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल दो भागों में बांटा गया। मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्र को पूर्वी बंगाल कहा गया, जिसमें चटगांव, असम और ढाका जिले मिलाए गए। ढाका को इसका मुख्यालय बनाया गया। पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल आबादी वाला क्षेत्र था। इसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल थे। विभाजन के दिन 16 अक्टूबर को 1905 को पूरे विश्व में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। राजनीतिक विरोध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन के अपने पूर्ण निर्णय को वापस लेने का निर्णय लिया और 1911 में बंगाल के 2 हिस्से को फिर से मिला दिया गया, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका गद्यांश, ठीक है, गद्यांश हो गया। अब आपको उत्तर देना है, तो उत्तर दीजिए। पहला है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। देखो बेटा, शीर्षक कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जिसके बारे में बात की जा रही है, जो सेंटर पॉइंट है, पूरे जो केंद्र बिंदु है
पूरे के पूरे गद्यांश में वही समझ लो कि उसी के आसपास जो है आपका शीर्षक घूमता है। ठीक है, यहाँ बंगाल विभाजन की बात की गई है। बंगाल विभाजन कब हुआ, कौन कौन से रीजन थे, कौन कौन से क्षेत्र थे, कौन कौन से जिले थे, और उसके बाद कौन सा दिवस मनाया जाता है बंगाल विभाजन के बाद, ऐसे इसमें चीज़ें दी गई हैं। तो आपका उपयुक्त होगा शीर्षक बंगाल विभाजन। क्या शीर्षक होगा? बंगाल विभाजन। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, अंग्रेजों ने शुरू से ही भारत में किस नीति के तहत कार्य किया? ठीक है, अंग्रेजों ने शुरू से ही भारत में किस नीति के तहत कार्य किया? तो बेटा पहले से ही उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। मतलब लोगों के बीच में फूट डालो, वो आपस में लड़ेंगे और उन पे राज करो। फूट डालो राज करो, धर्म के नाम पे लड़ाओ, जात के नाम पे लड़ाओ, ऐसे करके वो राज करते थे। ठीक है, फूट डालो राज करो कहते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है बच्चों, बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय कौन थे आप देखो यहाँ, उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। और देखो बेटा यहाँ लिखा है फूट डालो राज करो की नीति से कार्य किया है। दो क्वेश्चन का आंसर यही मिल जाना है। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो कहाँ है लॉर्ड कर्जन? देखें हम, इसका क्या उत्तर है बेटा? उत्तर विकल्प ए है। ठीक है, विकल्प ए इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूर्व बंगाल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? तो पूर्व बंगाल के अंदर क्षेत्र देख लो, आप आराम से देखो, लेकिन एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी करना है बेटा, परीक्षा में आपको बहुत जल्दी करना है। क्या है? मुस्लिमवादी, हाँ, पूर्वी बंगाल कहा गया जिसमें चटगांव, असम और ढाका जिले मिलाए गए। ठीक है, ये तीन हैं, तो तीन में से देखो कौन सा है, इनमें कौन सा है बेटा? इसमें है पूर्व बंगाल के अंदर कौन सा क्षेत्र आता था? असम, उड़ीसा। यहाँ असम ही है जो सही उत्तर है। ठीक है, असम, चटगांव और ढाका, तीन क्षेत्रों को पूर्वी बंगाल के रूप में मिलाया गया। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल के दिन पूरे विभाजन के दिन पूरे बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी? तो इसको भी देख लो आप जल्दी से, किस विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय शोक दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ राष्ट्रीय शोक दिवस कौन सा है? यहाँ है उत्तर बी। कौन सा है बेटा? उत्तर बी। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये उत्तर बी हो गया। इसके बाद बेटा, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, अभी 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है बेटा, तो आप द्रोड़ स्कूल में इनरोल करा सकते हो। द्रोड़ स्कूल में हमारे पास है अर्जुन बैच। बेटा इस बैच में हम आपको पूरा का पूरा वीडियो देंगे, जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेंगे और आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पेपर पाओगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस पाओगे और अच्छे से तैयारी होगी बेटा। ठीक है, 29 अप्रैल को एग्जाम है। आपको क्या करना है, अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको क्या करना है कि आप जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है, उनको जल्दी जल्दी देख लेना है, उनके क्वेश्चंस लगा लेना है, ताकि आप एग्जाम में अगर वो चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आए तो आपसे फंसे ना। ठीक है, तो हमारा अर्जुन बैच है बेटा, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, तो इसमें इनरोल करा सकते हो आप। इसके साथ है, अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास है नवोदय अल्फा बैच। इसमें भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, 2024 के लिए, 2024 में आपको इनरोल कराना है तो नवोदय अल्फा बैच है हमारे पास। ठीक है, नवोदय अल्फा बैच। अगला है बच्चों, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप इसमें भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप इसमें भी खुद को इनरोल करा सकते हो हमारे पास सैनिक स्कूल के बैच में। ठीक है ना, सैनिक अल्फा, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा 2024 के लिए। इसके साथ अगर आपकी तैयारी कैसी चल रही है आपको ये देखना है, तो आप नवोदय के 30 मॉक टेस्ट में जरूर इनरोल कराइएगा। मॉक टेस्ट देने से मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। बहुत जरूरी होता है बेटा, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर बहुत जरूरी होता है, तो मॉक टेस्ट में इनरोल कराओ। जो 30 मॉक टेस्ट हैं उनको सॉल्व करो, देखना कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी रैंकिंग मिलेगी तो आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब आपको मालूम चलेंगे। तो मॉक टेस्ट जरूर देना बेटा, ठीक है ना। तो यह है 30 मॉक टेस्ट की सीरीज, आप इसमें भी खुद को इनरोल करा सकते हो। इसके बाद मॉडल पेपर है बेटा, हमारे पास 50 मॉडल पेपर का सेट है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हो
और सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, हाई सक्सेस रेट है बेटा। वीडियो सॉल्यूशंस हैं, अभी जैसा होता है ना कोई चैप्टर आपका वीक है, उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके क्वेश्चंस लगा के देखो और उसके वीडियो सेक्शन देखो, वीडियो सॉल्यूशंस देखो। क्या होता है, टीचर पढ़ाते हैं, कुछ पोर्शंस आपके छूट जाते हैं, छूट जाएंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ वीडियो सॉल्यूशन उनके देखोगे तो आपको सबसे बड़ा फायदा रहेगा कि जो छूटे रहेंगे, जो नहीं समझ में आएंगे उसको समझ लोगे और क्लियर कर लोगे। हाँ, तो ये है हमारा 50 मॉडल पेपर का सेट, तो इसमें भी खुद को इनरोल करा सकते हो, ठीक है। और कोई भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 6260388361 पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप, ठीक है बेटा। आगे है, और ये आपका ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, तो इनमें भी आप ज्वाइन कर लेना, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी क्वेरीज होगी तो आप इसमें डाल सकते हो। आगे बेटा, अब आ गया आपका इंग्लिश सेक्शन वालों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज वाले ध्यान से देखें, इसमें आपको क्वेश्चन जो भी करने हैं ध्यान से देखिए, अच्छे से आप इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपको क्या करना, पहले क्वेश्चंस पढ़ना, फिर उसके बाद आंसर, फिर आप पैसेज पढ़ना, ताकि ऐसा हो कि क्वेश्चंस पढ़ने से उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स आपके माइंड में प्रिंट हो जाएं, ठीक है। और जब आप पैसेज पढ़ो तो पैसेज में ऐसे मार्क करते चलो कि हाँ यहाँ ये वर्ड था, यहाँ ये वर्ड था, इस वर्ड से ऐसे आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो ये है आपका लैंग्वेज सेक्शन। चलें आगे, लैंग्वेज सेक्शन में क्या है बेटा, पैसेज है। पैसेज में क्या है, चिंटू लिव इन द सिटी विथ हिज पेरेंट्स। जल्दी से पढ़ो बेटा, जल्दी फास्ट, इसको पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने, ठीक है। हाउ मेनी डेज बिफोर हिज बर्थडे डिड चिंटू रीच द विलेज, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ चिंटूज अंकल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्लेवर ऑफ केक डिड चिंटू कट ऑन हिज बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज द वर्ड फ्राइडे, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गिफ्ट डिड हिज ग्रैंडफादर गिव टू चिंटू ऑन हिज बर्थडे, ओके। तो अब बेटा आप जल्दी से पैसेज पढ़ो और मुझे आंसर करते जाओ। कमेंट सेक्शन में बेटा आंसर जरूर लिखना कि आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ, अपने नाम के साथ, ठीक है ना, आंसर जरूर करना। चिंटू लिव इन द सिटी विथ हिज पेरेंट्स, चिंटूज बर्थडे वाज ऑन फ्राइडे, चिंटू आस्क्स his parents to celebrate his birthday at the village house, which was readily accepted by his parents. Chintu's grandparents, uncle and auntie lived in the village. Chintu and his family reached the village 2 days before his birthday. Chintu took the blessings of the elders. The atmosphere of the village was calm and holy. On the occasion of Chintu's birthday, his entire family gathered. Chintu's uncle used to do farming in the village. He took Chintu on the tour of the farm. Chintu's birthday was celebrated with pomp in the evening. Chintu cut the chocolate cake. ये क्वेश्चन है बेटा। This was the first time Chintu's birthday was being celebrated among so many people. Chintu's grandfather gifted him a cricket bat. He was very happy to get it. Okay? ये हो गया आपका पैसेज, ओके ना, पैसेज हो गया। अब नेक्स्ट है आपको आंसर करना क्वेश्चन देख के, तो फास्ट क्वेश्चन देखो, तुरंत आंसर करो, टाइम एकदम नहीं लगना चाहिए। हाउ मेनी डेज बिफोर चिंटू रीच दी विलेज, देखो बेटा यहां जल्दी से देखो, चिंटू रीच दी विलेज 2 days बिफोर, 2 days बिफोर, जल्दी से फास्ट, 2 days बिफोर, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट वाज दी ऑक्यूपेशन ऑफ चिंटूज अंकल, देखो जल्दी से, ऑन द ओकेजन फार्मिंग इन द विलेज, हाँ, चिंटूज अंकल यूज टू डू फार्मिंग इन द विलेज, ठीक है, इसका आंसर करो, फार्मर, ठीक है, फार्मर, ओके बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट फ्लेवर ऑफ केक डिड चिंटू कट इन हिज बर्थडे, ये है आपका चॉकलेट फ्लेवर, क्या है बेटा, चॉकलेट फ्लेवर, कंफ्यूजन नहीं ना है यहाँ, ओके। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है आपका, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज द वर्ड फ्राइडे, तो बेटा जो भी डेज के नेम होते हैं, हाँ, जो भी डेज के नेम होंगे वो कौन से होंगे आपके, वो प्रॉपर नाउन होंगे, ठीक है ना। तो कौन से नाउन होंगे, ये प्रॉपर नाउन होंगे, ओके। तो इसको भी देख लेना। नेक्स्ट है आपका, व्हाट गिफ्ट डिड हिज फादर गिव टू चिंटूज ऑन हिज बर्थडे, ठीक है, तो कौन सा गिफ्ट दिए थे चिंटूज के उसके बर्थडे पे, रिमोट कार, फुटबॉल, साइकिल, क्रिकेट बैट, तो यहां देखना जल्दी से कौन सा होगा बेटा, यहां होगा Chintu's grandfather gifted him a cricket bat. Okay? क्या पाया था, क्रिकेट बैट, आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है बेटा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पैसेज पढ़ो, पैसेज 2, पैसेज नंबर 2 पढ़ो जल्दी से।
पैसेज नंबर 2 फास्ट पढ़ो बेटा। ठीक है, इट वॉज द डे ऑफ होली राहुल। ठीक है बेटा, पढ़ लिए फास्ट। अब आपको आंसर करना है, आंसर करो। वेयर डिड राहुल एंड ऑल दी फ्रेंड्स गो टू टेक बाथ आफ्टर प्लेइंग होली? तो कहाँ जा रहे थे बेटा? वो कैनल में जा रहे थे। ठीक है, कैनाल में। इट वॉज द डे ऑफ राहुल एंड हिज 4 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू बाथ इन द कैनाल नियर देयर हाउस आफ्टर प्लेइंग विद द कलर्स। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैनाल। चले, कैनाल हो गया। नेक्स्ट है, हाउ मेनी अदर फ्रेंड्स वर देयर विद राहुल? राहुल के साथ कितने दोस्त थे? ओके, आंसर करो जल्दी से। आंसर है आपका, कहाँ गया? हाँ, पहले ही लाइन में है बेटा, देखो मैं भी नीचे देख रहा हूँ। राहुल एंड हिज 4 फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स बेटा? 4 फ्रेंड्स। ओके, 4 फ्रेंड्स हैं, यहाँ आंसर होगा आपका बी। ठीक है, क्या होगा आंसर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर दी थिंग्स यूज्ड इन होली? ब्रिक्स, गुलाल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी? ब्रिक्स नहीं होता बेटा, ब्रिक्स का यूज नहीं होता, गुलाल का यूज होता है होली में। ठीक है ना, गुलाल का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन फॉर रवीज फ्लोइंग इन द कैनाल? ओके, क्या हुआ? वाटर लेवल इंक्रीज हुआ था बेटा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, व्हेन सडनली द वाटर लेवल ऑफ द कैनाल इंक्रीज, नो वन हैड एनी आइडिया ऑफ द राइजिंग वाटर लेवल, राहुल वार्नड हिज फ्रेंड, मीनवाइल रवि स्टार्टेड ड्रॉविंग इन द वाटर ऑफ द कैनाल। ठीक है, तो वाटर लेवल इंक्रीज हुआ था बेटा। क्या होगा? राइज इन वाटर लेवल, राइज इन वाटर लेवल। देख रहे हो ना, ऐसे फास्ट करना है, और भी तेज। मैं भी धीरे हो जा रहा हूं आप लोग के आगे, आप और फास्ट करो। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वाटर? फायर, विंड, एक्वा, सॉइल। ठीक है, आप बताओ सिनोनिम क्या होगा? ठीक है बेटा, सिनोनिम आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, ऐसे सिनोनिम में ही कंफ्यूज हो गया। ऐसे पैसेज तो पढ़ लोगे, सिनोनिम बताओ। मैं हिंट दूं? ठीक है, हिंट ए और सी और डी में कोई होगा। ठीक है, आप बताओ वाटर का सिनोनिम। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैसेज पढ़ो बेटा, पैसेज 3। डेमोक्रेटिक इंडिया हैज 3 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटर एंड द जुडिशरी। In the judiciary, judges create law through their judgments, decisions, and orders. Courts in India are divided into 3 parts based on power. The Supreme Court is the top of all the courts and it is located in Delhi. In addition, each state has a high court under which there are district courts and subordinate courts, also called Adalat. The work of judiciary is to protect the rights of the common man and give him justice. Judges give justice in court. The judges of the Supreme Court in India are appointed. The judges of the Supreme Court of India are appointed by the president. Okay बेटा, अब क्वेश्चंस पढ़ो जल्दी से, आंसर दो। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आर देयर इन दी डेमोक्रेटिक इंडिया? तो कितने हैं बेटा? 3। कौन कौन से? जुडिशरी और आपकी बताओ, जुडिशरी है, फिर लेजिस्लेचर है, और फिर एग्जीक्यूटिव है। ये तीनों हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ देख लेना, गड़बड़ मत करना, कुछ ये नहीं करना सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका, वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है आपका दिल्ली में। कहाँ बेटा? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम आर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? तो किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं? दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इससे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सब आंसर है बेटा। आप देखना लास्ट क्वेश्चन, यहां देखो, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है ना, और देखो, द टॉप ऑफ द कोर्ट्स एंड इट इज लोकेटेड इन दिल्ली। दिल्ली भी है आंसर, यही पढ़ना है, मुझे याद हो गया पढ़ के। ओके, आपको याद होना चाहिए ऐसे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जुडिशरी?
व्हाट इज आर दी फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, बता बेटा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन, ओके, डू ऑल जस्टिस, ओके, मैनेजिंग द कंट्रीज इकोनॉमी, नहीं, बोथ ए एंड बी, हाँ ए एंड बी बोथ, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस, जस्टिस मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस, बता बेटा, चीट, क्लीन, पावर ऑफ ह्यूमन, नन ऑफ दिस। जस्टिस मीन्स क्या होता है बेटा, जस्टिस मीन्स या तो ऐसे कहोगे राइट होता है, ह्यूमन राइट, उसे जस्टिस बोलते हैं, राइट, राइट का सिनोनिम जस्टिस होगा, या बेटा जज जो होते हैं ना, जज भी बोलते हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो CGI हैं, तो ऐसे बेटा जज को भी बोलते हैं, तो इनमें से नन ऑफ दीज होगा। ओहो, मुझे बताना नहीं चाहिए था, बताओ मैं क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है, तो क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है बेटा, नन ऑफ दीज होगा। फास्ट बेटा फास्ट, अब आ गया पैसेज 4। इट वॉज डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल टू क्रिएट मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड ऑन 19 July 1905. At that time, Lord Curzon was the Viceroy of India. This division, also known as Bang Bhang, the British have worked from the beginning with the policy of divide and rule. The division was also part of it. Bengal was divided into two parts by partition. The Muslim majority regions were called East Bengal, which included Chittagong, Assam and Dhaka district. Dhaka was made its headquarters. West Bengal was a region with a Hindu majority population, which included Bihar, Odisha and West Bengal. October 16, 1905, the day of partition was announced to be celebrated as National Mourning Day. National Mourning Day all over Bengal. As a result of political protest, the British decided to withdraw their earlier decision to partition Bengal, and two parts of Bengal were reunited in 1911. ठीक है बेटा, ये हो गया आपका पैसेज। क्या करना है आपको, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ना, मैं यहाँ नहीं पढ़ना हूँ क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस पढ़ना फिर पैसेज पे आना, तो ध्यान रहेगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ लेना, ठीक है। अब पैसेज का आंसर करो, क्या है, एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज वुड बी। अब बताओ किसके बारे में है ये पैसेज, दिस पैसेज इज डिस्क्राइब अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल, मीन्स क्या क्या बंगाल के पार्टीशन में था, व्हाट वर द रीजन्स एंड कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स थे, इसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ आप इसका टाइटल डालोगे ए, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है ना, क्या डालोगे, ए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अंडर विच पॉलिसी डिड ब्रिटिश वर्क इन इंडिया फ्रॉम बिगनिंग। तो बिगनिंग से ही ये कौन सी पॉलिसी से काम कर रहे थे, द ब्रिटिश हैव वर्कड फ्रॉम द बिगनिंग विद द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से ये बिगनिंग से ही काम कर रहे थे। तो क्या आंसर करोगे आप आंसर करोगे डिवाइड एंड रूल, ठीक है ना, डिवाइड एंड रूल। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आपका वाइसरॉय कौन थे, आपको यहाँ देखना है, वाइसरॉय कौन थे, एट दैट टाइम लॉर्ड कर्जन वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कौन थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना बेटा। तो लॉर्ड कर्जन पे आप टिक करो यहाँ, ओके, कौन थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विच एरिया कम अंडर ईस्ट बंगाल, ठीक है, ईस्ट बंगाल में कौन सा एरिया आता था। तो बेटा पैसेज को फिर से पढ़ो, आप पढ़ो, क्या आप ध्यान दिए ही होगे। तो देखो, द मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स वर कॉल्ड ईस्ट बंगाल विच इंक्लूडेड द चिटगांव, असम एंड ढाका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इनमें से देखो कौन सा आंसर है, चिटगांव है, असम है कि ढाका है बेटा, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ असम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तो आंसर इज असम, ठीक है ना, असम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डे ऑफ पार्टीशन वॉज अनाउंस्ड टू बी सेलिब्रेटेड एज विच डे इन द होल ऑफ बंगाल, ठीक है। कौन सा डे मनाने के लिए किए थे, बोले थे नेशनल मॉर्निंग डे। देखना
October 16, 1905, the day of partition was announced to be celebrated as National Mourning Day. ठीक है, नेशनल मॉर्निंग डे. ओके. तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? आंसर होगा आपका आंसर सी. ठीक है ना, नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग. ठीक है बेटा, ठीक है. आपका इतना ही क्वेश्चंस थे, 80 क्वेश्चंस आपके 80 क्वेश्चंस हो गए हैं बेटा. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और जितने भी आपके मार्क्स आए हैं टोटल आप देखिए, रीजनिंग, मैथ, आपका अगर हिंदी होगा तो हिंदी पोर्शन और इंग्लिश होगा तो इंग्लिश पोर्शन. तो आप बताओ कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ. और आप अपना नाम लिख के मार्क्स बताना कि 80 में आपके कितने आ रहे हैं. ठीक है बेटा, ठीक है. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. मन लगा के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना. बाय बेटा.